students, welcome to the 13th lecture of Biology IAT Free Crash Course Series में जो तुम सबके लिए लेके आया है क्लास पे। आज हम करने वाले बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, ह्यूमन फिजियो में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स रहेगा ये। इजी चैप्टर है, प्रोसेस बेस्ड है। अगेन जैसे तुमने लास्ट लेक्चर किया था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये वाला चैप्टर जो है वो सिमिलर टाइप का है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू रिमेंबर है। हम ट्राई करेंगे कि आज एक बार जब हम ये चैप्टर पढ़ ले तो हम फिर ये भूले ना, ठीक है। काफी सारे प्रोसेसेस है इसमें, तो फिर समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी स्टेप्स है, किस तरीके से चीजें होती है। हार्ट के बारे में देखेंगे, डबल सर्कुलेशन के बारे में देखेंगे। काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं तुम लोगों के लिए हाईलाइट करने वाली हूँ, जो आईसीएसई एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो हमारा फोकस ये भी रहेगा समझना कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं हाईलाइट करते हुए चलूंगी। इजी लेक्चर रहने वाला है आज का। एंड रिमेंबर वन थिंग कि ज्यादा टाइम बचा नहीं है तुम लोगों के आईआईटी एग्जाम के लिए, एंड इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग स्ट्रैटेजिकली अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, समझ पाओ कि इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ऑन दैट नोट रिमेंबर, मैं बता दूं कि तुम फर्स्ट टाइम आ रहे हो, ये जो क्रैश कोर्स है ये तुम्हें क्लास में प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, बट तुम्हारे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है मॉक टेस्ट लेने का। रिमेंबर क्लास पे का जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है ये वन ऑफ अ काइंड है, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के टेस्ट है। इसको जो बनाया गया है आईसीएसई के एलुमनाइज ने इसको बनाया है, जिन्होंने खुद इस एग्जाम में टॉप किया है। तो इसका रीजन क्या था, हम लोगों ने किस माइंडसेट से इस पूरे टेस्ट को बनाया, ताकि एंड मोमेंट पे तुम्हारी रिवीजन जो है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक मैनर में हो। क्योंकि याद रखो, ज्यादा जब टाइम नहीं रहता है तो टेस्ट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी टॉपर का अगर तुम इंटरव्यू देखो तो तुम्हें दिखेगा कि उन्होंने मॉक टेस्ट बहुत किया है। अब मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए तुम्हें आइडिया देते हैं कि कौन से चैप्टर्स तुम्हारे स्ट्रांग है। तो इसमें चैप्टर वाइज मॉक है, इसमें स्ट्रैटेजिक मॉक है। स्ट्रैटेजिक मॉक्स जो है वो कुछ टॉपिक्स को क्यूमुलेट करके तुम्हारा रिविजन करवाएंगे, ठीक है। सो स्ट्रैटेजिक मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। क्यूमुलेटिव मॉक्स जो है कुछ टॉपिक्स का जो मिक्सचर है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले। पूरा स्ट्रेटेजिकली इसको स्ट्रक्चर किया गया है ताकि तुम्हारा जो एंड मोमेंट का रिविजन वो अच्छे से होता रहे। एंड डेफिनेटली इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो है ही। क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो तुम्हारे आईआईटी लेवल में आते हैं। थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन, ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन अप टू दैट लेवल हो। तुम्हें पता है कि इस साल कंपटीशन कितना इंक्रीज हो गया है, राइट। सो इस साल कितने ज्यादा बच्चों ने टेस्ट के लिए रजिस्टर किया है तुम्हें ऑलरेडी पता है। कंपटीशन टफ होने वाला है, तो पेपर भी टफ आ सकता है। बट याद रखो कि आईआईटी का एक पैटर्न है, उस पैटर्न को समझने के लिए मॉक टेस्ट तुम्हें हेल्प करेगा। मॉक टेस्ट तुम्हें चैप्टर वाइज रिवीजन में भी हेल्प करेगा। विद दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि बॉडी के अंदर किस किस टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, तुम्हारा ब्लड, लिम्फ, इन दोनों की बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये जो बॉडी फ्लूइड है, स्पेशली तुम्हारा जो ब्लड है, वो किस तरीके से सर्कुलेट होता है, क्या क्या प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व है, किस टाइप के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं वो हम देखेंगे एंड में। एंड बॉडी कैसे रेगुलेट करता है कि कितनी रेट से तुम्हारा ब्लड जो है बॉडी के थ्रू पंप हो रहा है। तुम्हें पता है कि हार्ट रेट इंक्रीज होती है, राइट। तो वो हार्ट रेट इंक्रीज कैसे होती है, किस तरीके से ब्लड फ्लो करता है हार्ट के थ्रू, ये पूरा देखने वाले। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, तुम लोगों को इस लेक्चर के बाद इस पूरे टॉपिक में कोई डाउट नहीं आएगा, मैं ये गारंटी दे सकती हूँ, ठीक है। पहले हम क्या करने वाले, इस चैप्टर का ओवरव्यू देखने वाले, ठीक है। ओवरव्यू में हम क्या कवर करते हैं कि ओवरऑल इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे, ठीक है। देखो, चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, राइट। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। नाउ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो चैप्टर है, इसके अगर तुम देखो तो फिर दो फोकस पॉइंट्स रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी फ्लूइड्स को समझना, ठीक है। सो बॉडी का जो फ्लूइड है, बॉडी के अंदर किस टाइप के फ्लूइड्स है, इनको समझना हमारा फर्स्ट फोकस रहेगा। इसमें दो चीजें रहेंगी तुम्हारे पास, ब्लड एंड लिम्फ। ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं हम लिम्फ के थ्रू, ब्लड थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में रहेगा। हम समझेंगे कि इसके दो कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एक होता है तुम्हारा प्लाज्मा, जो इसका फ्लूइड वाला पार्ट है, जो लिक्विड वाला पार्ट है वो प्लाज्मा है, और दूसरे है जो सेलुलर पार्ट है। सेलुलर पार्ट, या फिर तुम्हारे बुक में इसको कैसे बोला गया है, फॉर्म्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जो फॉर्म्ड स्ट्रक्चर्स तुम बोल सकते हो इसको, ठीक है। मतलब ऐसे कौन सी चीजें हैं जो सेल वाले पार्ट है। बेसिकली फॉर्म स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, किसके बारे में हम बात करने वाले हैं, सेल के, सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले। लिम्फ का हम देखेंगे कि ओवरऑल कॉम्पोजिशन कैसा रहता है, ब्लड के बारे में भी देखेंगे कॉम्पोजिशन, लिम्फ का कॉम्पोजिशन देखेंगे और इसका फंक्शन देखेंगे ब्रीफ में, ये ज्यादा डिटेल में नहीं है, ठीक है।
उसके बाद आ जाएंगे हम सर्कुलेशन वाले पार्ट में, जहां पे हम पहले देखेंगे कि जो सर्कुलेशन है वो कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हमने इससे पहले भी देखा था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कुछ में क्लोज्ड होता है। हार्ट भी अलग अलग नंबर ऑफ चेंबर के होते हैं। सो टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में देखेंगे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं। नॉर्मली सर्कुलेटरी सिस्टम्स ओवरऑल अगर मैं डिवाइड करूं तो ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। अगर तुम लोगों ने मेरा पुराना वाला लेक्चर देखा हुआ है तो तुम्हें ऑलरेडी पता है ओपन वर्सेस क्लोज का मतलब क्या है। देखो याद रखो, इस पूरे लेक्चर सीरीज में मैं इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में पढ़ा रही हूँ। जो इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स है और लॉजिकली कनेक्टेड भी है कि एक चैप्टर से तुम्हें दूसरा चैप्टर समझ में आए, उस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ। बट एक जो लेक्चर है वो अपने में इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि इस लेक्चर को समझने के लिए तुम्हें पहले वाला कोई लेक्चर देखा होना चाहिए। ये जो लेक्चर है ये तुम्हारे, अगर तुमने बायो कभी नहीं पढ़ी है उसके लिए भी इतना ही इजी होने वाला है समझने के लिए, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से तुम्हें आईआईटी के लेवल तक लेके जाने वाली हूँ। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ओपन में क्या होता है कि तुम्हारे पास ब्लड वेसल नहीं होते, देयर आर नो ब्लड वेसल्स। बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, जो नसें होती है अपनी, वो होंगे नहीं इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो ब्लड जो है वो बॉडी के थ्रू जस्ट ऐसे ही बहता रहेगा, तुम्हारे सारे सेल्स है, जो सारे स्ट्रक्चर्स है, उनके ऊपर से ब्लड ऐसे फ्लो करेगा। तो ओपन है, ठीक है, ब्लड वेसल्स नहीं है। एंड क्लोज में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। ओके, तो ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन वर्सेस क्लोज। बट इसको एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हार्ट चेंबर्स। किसके बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं? नंबर ऑफ हार्ट चेंबर्स। तो हार्ट के क्या होते हैं? अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब कितने पार्ट्स है हार्ट के अंदर, कितने सारे यू कुड सी रूम्स है, कितने सारे सेक्शंस है, उसके बेसिस पे भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जनरली 3 टाइप के दिखते हैं हमें, 2 चेम्बर्ड, 3 चेम्बर्ड एंड 4 चेम्बर्ड। कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा दिखता है वो हम ब्रीफली देखने वाले हैं, बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ऑल्दो अगर हम चाहे तो बहुत डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, इसलिए नहीं डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि टाइम नहीं है या फिर वन शॉट में हम करवा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रही क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं और वो पूछते भी नहीं है। एनसीईआरटी हमारा मेन फोकस रहेगा, आईआईटी का जो मेन फोकस है वो एनसीईआरटी ही है। ठीक है, इसीलिए हम जितना डिटेल में रिक्वायर्ड है मैं उतने डिटेल में तुम्हें बता रही हूँ। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना रिक्वायर्ड है उतना पढ़ो अभी के लिए। अगर तुम इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक में तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में हम कर सकते हैं बाद में जब रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो अलग अलग टाइप के होते हैं। बट हमारा मेन फोकस क्या रहेगा? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तुम्हारे पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा पार्ट रहने वाला है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हम अलग अलग चीजों को देखने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर किसका? स्ट्रक्चर हार्ट का, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये हम देखेंगे अच्छे खासे डिटेल में कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद हम देखेंगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में हम देखने वाले हैं कि जो हार्ट है उसके थ्रू ब्लड कैसे फ्लो करता है इन वन सिंगल हार्ट बीट। तो एक बार जब हार्ट बीट करता है उसकी पूरे ड्यूरेशन में कैसे ब्लड फ्लो करता है थ्रू आउट द हार्ट, और उसका हम एक और सेक्शन देखने वाले हैं। कार्डियक साइकिल का ही तुम एक तरीके से बोल सकते हो एक सब सेक्शन है ईसीजी। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसमें हम देखते हैं कि जो हार्ट है जब वो बीट कर रहा होता है तो उसमें किस टाइप के वेव्स बनते हैं। ठीक है, किस टाइप के वेव्स बनते हैं, और ये ही वो चीज है जो तुम लोगों ने मूवीज वगैरह में देखी होगी, वो जो बीप करता रहता है। हाँ, तुम्हारे मॉनिटर में कोई बंदा अगर हॉस्पिटल में एडमिटेड हो तो फिर उसका जो दिखता है मॉनिटर में, जो ग्राफ दिखता है, दैट इज ईसीजी। ठीक है, तो इसको पढ़ने का ट्राई करेंगे, इसको समझने का ट्राई करेंगे, इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे। उसके बाद हम एक और चीज है, हाँ ब्लड ग्रुप में, सॉरी मैं भूल गई, ब्लड ग्रुप में ब्लड में एक और चीज देखेंगे, दैट इज द ग्रुपिंग। ठीक है, ब्लड को हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले, तो ग्रुपिंग देखेंगे जिसमें हम 2 टाइप की ग्रुपिंग देखने वाले हैं, एबीओ एंड आरएच। मतलब एबी है, ए बी ओ या ए बी, कौन सा ब्लड ग्रुप है और पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हम देखने वाले हैं। और ब्लड में एक और चीज हम देखेंगे, उसकी क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है? तो ब्लड जो है हमारा ज्यादा डिटेल में रहेगा कंपेयर टू लिम्फ, बट सबसे बड़ा सेक्शन कौन फॉर्म करने वाला है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसके बाद हम देखेंगे कि पूरा जो हार्ट का जो बीटिंग है उसको रेगुलेट कैसे करते हैं, उसको हम रेगुलेट कैसे करते हैं, उसका रेगुलेशन देखेंगे। एंड फिर देखेंगे कुछ डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है,
ये सिंपल सा तुम्हारा चैप्टर रहने वाला है। हर एक चीज बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं है, कुछ नए तुम्हें वर्ड्स मिल सकते हैं अगर तुम 10th के बाद फर्स्ट टाइम बायोलॉजी कर रहे हो। अगर तुमने 10th में अच्छे से ये लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर किया था तो काफी सारी चीजें तुम्हें क्या लगेंगी, फेमिलियर लगने वाली है, सिमिलर लगने वाली है, ठीक है। बट अगर याद नहीं है तो भी तुम इसको समझ सकते हो। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है ब्लड। जो ब्लड है, तुम्हें पता है कि ब्लड जो है हमारा वो किस कलर का होता है? वैसे तो ये रेड कलर का होता है, बट इट्स अ फ्लूइड, राइट। कैसा है ये नेचर में? फ्लूइड है नेचर में। अगर मैं पूरा ब्लड लूं और उसको दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूं तो क्या पूरा ब्लड सिर्फ एक लिक्विड है? नहीं, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, और दूसरा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं द सेलुलर पार्ट, ठीक है, जो सेलुलर पार्ट है, ठीक है। प्लाज्मा जो है वो तुम्हारा एक तरीके से देखा जाए तो 55% ऑफ द ब्लड किसका बना हुआ है? मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड, उसका वॉल्यूम किसका बना है? प्लाज्मा का बना है, जो लिक्विड पार्ट है। ये क्या है? तुम्हारा एक्चुअल लिक्विड पार्ट है। ओके, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो क्या है? प्लाज्मा, ठीक है। अब प्लाज्मा जो होता है ये तुम्हारे बुक में लिखा है कि स्ट्रॉ कलर का होता है, तो तुम समझ सकते हो कि ये थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, पेल येलो इन कलर। किस कलर का होता है ये? पेल येलो इन कलर, ठीक है। इसमें दो मेजॉरिटी चीजें होती है, दो मेन चीजें होती है। तुम्हारे पास होता है मेजॉरिटी ऑफ द चीज क्या होता है? वाटर। तो इसमें 70 to 75% या फिर इनफैक्ट ऑलमोस्ट क्लोजर टू 90% क्या होता है? क्लोजर टू 90% क्या होता है? वाटर होता है। वाटर जो है वो मेजॉरिटी है, मेजर चीज क्या है तुम्हारी? वाटर। फिर कुछ अमाउंट ऑफ सम प्रोटीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये प्रोटीन्स कौन से होते हैं? तीन मेन प्रोटीन्स है जो हमें पता होने चाहिए। देखो, तीन मेन प्रोटीन्स कौन से हैं तुम्हारे? तीन मेन प्रोटीन्स में आ जाएगा तुम्हारा फाइब्रिनोजेंस, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो हम कोगुलेशन के टाइम पे भी जिसके बारे में बात करने वाले हैं, एक आ जाएगा फाइब्रिनोजेन। प्रोटीन्स में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? यू विल हैव फाइब्रिनोजेंस, ठीक है। क्या होंगे तुम्हारे पास? फाइब्रिनोजेंस होंगे। फाइब्रिनोजेंस जो है वो ऐसे प्रोटीन्स है जिनका मेन फंक्शन है, जिनका मेन फंक्शन क्या है? क्लॉटिंग, ठीक है। क्या मेन फंक्शन है? क्लॉटिंग। उसके बाद तुम्हारे पास आ जाएगा ग्लोब्यूलेंस। क्या आ जाएगा? ग्लोब्यूलेंस, ग्लोब्यूलेंस। एंड लास्टली तुम्हारे पास आ जाएगा एल्ब्यूमिन्स, ठीक है। लास्टली क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? एल्ब्यूमिन्स। फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग में, ग्लोब्यूलिन्स जो है वो तुम्हारे डिफेंस में हेल्प करते हैं, बॉडी के डिफेंस सिस्टम में हेल्प करते हैं। एंड एल्ब्यूमिन्स जो है वो तुम्हारे ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अलोंग विद दैट, ये तो हो गया कुछ प्रोटीन्स। अलोंग विद दैट काफी सारे आयंस भी होते हैं बॉडी के। तुम्हारे प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? डिसॉल्व फॉर्म में काफी सारे आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि तुम्हारे पास होंगे सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, पोटेशियम आयन भी रहेगा, मैग्नीशियम आयन भी रहेगा। फिर तुम्हारे पास रहेगा, अगर तुम्हें याद हो, कार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन भी रहेगा। along with that you will also have chlorides, you can also have H+ आयंस, ठीक है। तो ये सारे जो आयंस है वो कहाँ पे रहेंगे? प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में रहेंगे। तो ये हो गए तुम्हारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा जो है उसमें अलग अलग जो प्रोटीन्स है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। फिर आगे तुम्हारा सेलुलर पार्ट, या फिर तुम्हारे बुक में इसको बोला गया है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या बोला गया? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये जो सेक्शंस है इसमें तीन मेन टाइप के सेलुलर पार्ट्स है, ठीक है। तुम्हारे पास एक है तुम्हारा आरबीसी जिसको अरिथ्रोसाइट्स बोला गया है, फिर है तुम्हारा डब्ल्यूबीसी जिसको हमने बोला लिम्फोसाइट्स, एंड देन यू हैव योर प्लेटलेट्स, ठीक है। तुम्हारे प्लेटलेट्स भी है। तो ये जो सेक्शंस है एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आरबीसी जो कि तुम्हारे सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, फिर होते हैं तुम्हारे डब्ल्यूबीसी, तो सबसे ज्यादा आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स, ठीक है। अब देखो आरबीसी जो है ये हमने ऑलरेडी पहले देखा हुआ है, ठीक है। सो आरबीसी वाला जो सेक्शन है हमने पहले भी काइंड ऑफ इसके बारे में डिस्कशन की है। बट आरबीसी होते क्या है? तुम्हारे रेड ब्लड सेल्स,
ठीक है, रेड ब्लड सेल्स है, इनका मेन फंक्शन, जो मेजर फंक्शन है वो क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। कैसे करता है आरबीसी तुम्हारा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट? क्योंकि इसके अंदर जो आरबीसी का अगर तुम शेप देखोगे, इट इज बाइकनकेवियल इन शेप। कैसा है ये? बाइकनकेव या फिर कनकेवियल इन शेप। इसका मतलब क्या है? दोनों साइड से ये क्या है? ऐसे चिपका हुआ है। अगर तुम देखोगे एक साइड से कनकेव, दूसरी साइड से कनकेव, बाई कनकेव, ठीक है। और इसको हम एक और तरीके से बोलते हैं डिस्क शेप्ड, ठीक है। ये तुम्हारा शेप है किसका? आरबीसी का शेप है। आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक बड़ा सा प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के साथ रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। ऑक्सीजन के साथ उसका जो बाइंडिंग हो इतना स्ट्रांग नहीं है कि कभी रिमूव ना हो, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन किसके अंदर प्रेजेंट है? आरबीसी के अंदर। एक इंपॉर्टेंट चीज है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? आयरन होता है, इट कंटेन्स आयरन। और क्योंकि आयरन कंटेन करता है तो इसका कलर क्या हो जाता है? रेड। और इसी की वजह से तुम्हारा जो पूरा ब्लड है वो क्या है? रेड कलर का है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल। उसके बाद हम बात कर सकते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स एक तरीके से तुम देखा जाए तो एक प्रॉपर सेल नहीं है, ये एक बड़े से सेल का पार्ट है, ठीक है। तो बड़े से सेल का पार्ट है, पार्ट्स formed from bigger structure, formed from bigger structures. ओके, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या होता है? क्लॉटिंग। क्लॉट्स फॉर्म करने में हेल्प करते हैं कौन? प्लेटलेट्स, ताकि वो जो अगर तुम्हारे बॉडी में कोई इंजरी है तो एक्सेस जो ब्लड लॉस है वो प्रिवेंट हम कर पाए। सो प्लेटलेट्स के बारे में भी और डिटेल में हम देखेंगे और क्लॉटिंग कैसे होती है इसको भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ गया तुम्हारे व्हाइट ब्लड सेल। सो ये जो सारे स्ट्रक्चर्स है किसका पार्ट है? तुम्हारे व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। इसका भी नाम है, आरबीसी का भी नाम है, इसको हम बोलते हैं अरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। इसको लिख देती हूँ इधर। ठीक है, अरिथ्रोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो है बेसिकली कुछ नहीं है, व्हाइट ब्लड सेल्स है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो तुम्हारे दो टाइप के होते हैं मेनली, ठीक है। एक होते हैं ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्रैनुअल लाइक होता है, मतलब उनके अंदर क्या होता है? बहुत सारे ऐसे छोटे 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 क्या होते हैं? डॉट्स होते हैं, ठीक है। तुम देख पा रहे हो यहाँ पे, अगर फिगर को तुम क्लोजली देखोगे तो इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है? ऐसे छोटे 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 क्या दिख रहे हैं? डॉट्स दिख रहे हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने की, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। बट अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो इसमें क्या है? न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। क्योंकि इनको क्या चाहिए? बहुत सारी जगह चाहिए हीमोग्लोबिन को रखने के लिए, तो ये अपने न्यूक्लियस को रिमूव कर देते थे, लूज न्यूक्लियस, जब वो मेच्योर हो रहे होते हैं। जब आरबीसीज बनते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, बट जब वो मेच्योर हो रहे होते हैं तो अपने न्यूक्लियस लूज कर जाते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए? मैक्सिमम स्पेस चाहिए ताकि वो हीमोग्लोबिन को रख पाए अपने अंदर और ऑक्सीजन को अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर पाए, मैक्सिमाइज कर पाए अपनी कैपेसिटी को। बट अगर हम देखेंगे लिम्फोसाइट्स को तो इन सबके अंदर क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स व्हिच कंटेन द ग्रैन्युल्स, ऐसे छोटे छोटे डॉट के फॉर्म में दिखता है ये, और अग्रैन्युलोसाइट, मतलब इनके अंदर ग्रैन्युल्स क्या होते हैं? नहीं होते हैं। अग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर ग्रैन्युल्स नहीं होते हैं। तो ये जो तुम्हारे ये जो तीन दिख रहे हैं बेसिकली दो टाइप है, ये मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट, इन दोनों के अंदर होता है, ग्रैन्युल्स नहीं होते। तो ग्रैन्युलोसाइट जो है वो तीन टाइप के हो सकते हैं अगर हम बोले तो। इनको तुम याद कैसे रखो? फिल्स, फिल्स कंटेन ग्रैन्युल्स, ठीक है। फिल्स मतलब कौन कौन से फिल्स है अपने पास? एसिनोफिल है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है। ये तुम्हारे तीन टाइप के ग्रैन्युलोसाइट्स हो गए। मैं इसको लिखती हूँ वर्टिकली, ठीक है। तो तीन हो गए तुम्हारे ग्रैन्युलोसाइट। एक हो गया तुम्हारा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर पे होता है, ठीक है। हाईएस्ट नंबर सबसे ज्यादा किसका होता है? न्यूट्रोफिल का होता है। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा और बाकी के दोनों कौन से हैं? तुम्हारे पास है एसिनोफिल्स और लास्टली है तुम्हारे पास बेसोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स।
अगर मैं अग्रैन्युलोसाइट्स की बात करूं तो तुम्हारे पास मेजरली दो टाइप है, एक है तुम्हारे पास लिम्फोसाइट्स और दूसरा क्या है तुम्हारे पास मोनोसाइट्स। जो साइट्स है वो क्या है, अग्रैन्युलोसाइट्स है, मतलब उनके अंदर ग्रैन्युल्स नहीं होते, और जो न्यूट्रोफिल्स है उनके अंदर क्या होते हैं, ग्रैन्युल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल का मेन फंक्शन क्या है कि वो जाके जर्म्स को कंज्यूम करते, जर्म्स को डायरेक्टली किल करते, तो किलर सेल्स भी है ये, ठीक है। एसिनोफिल्स का क्या है काम, एलर्जी में, एलर्जिक रिएक्शन में इनका रोल होता है। बेसोफिल्स जो है वो अलग अलग टाइप की चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे तुम्हारे हिस्टामिन्स हो गए, सेरोटोनिन हो गए, इस टाइप के कंपाउंड्स को वो प्रेजेंट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारे इम्यून रिस्पॉन्स में वो हेल्प करते हैं। तो अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर कोई जर्म आ गया, तो जैसे ही बेसोफिल्स को पता चलता है कि जर्म्स आ गया, तो ये चीजों को प्रोड्यूस करता है, जैसे हिस्टामिन्स एंड ऑल, सेरोटोनिन, जिससे इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होगा और बॉडी जो है वो जर्म को अच्छे से फाइट कर सकती है, ठीक है। तो इन सबका एक एक रोल है। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स की अगर हम बात करें, लिम्फोसाइट्स दो टाइप के, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, दो टाइप के हैं, ये हमने पहले भी देखा था, ठीक है। जो इनका फंक्शन है टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स का, बहुत डिटेल में हम इधर नहीं जा रहे हैं थ्रू दिस फंक्शंस ऑफ ऑल ऑफ द पार्ट्स। तो दो पार्ट है, प्लाज्मा एंड सेलुलर। प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट है, या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट से सेलुलर पार्ट जो है वो तुम्हारा सेलुलर पार्ट्स है, ठीक है। इसके अलग अलग टाइप्स हमने देखे यहाँ पे, ठीक है, इसको ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं। अब हम जाएंगे आगे। आगे हमें क्या देखना है, ब्लड की ग्रुपिंग कैसे होती है। देखो, ब्लड में एक्चुअली देखा जाए तो दो टाइप की ग्रुपिंग हम कर सकते हैं। एक ग्रुपिंग होती है बेस्ड ऑन ए बी ओ ग्रुपिंग, मतलब ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, बी है, ओ है, या फिर ए बी है, और दूसरा होता है आर एच, ठीक है। आर एच फैक्टर के बेसिस पे होता है, ठीक है, आर एच फैक्टर के बेसिस पे होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तुम बोल सकते हो तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो तुम्हारे पास आर एच फैक्टर है, दूसरा अगर ओ नेगेटिव है तो आर एच फैक्टर नहीं है। तो इसके बेसिस में भी ब्लड ग्रुपिंग हो सकती है। सबसे पहले हम कौन सा वाला देख रहे हैं, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। तो अभी हम कौन सा देख रहे हैं, ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स, ओके। नाउ इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें समझना है कि एबीओ जो ब्लड ग्रुपिंग होती है वो क्यों होती है, ये किसके बेसिस पे होती है। तो बेसिकली तुम्हारे जो आरबीसीज है, तुम्हारा जो रेड ब्लड सेल है, उसके ऊपर एक एंटीजन प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंट होता है। एंटीजन क्या है, बेसिकली एक टाइप का इस केस में एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है एंटीजन, ठीक है। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, काफी बार ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एंटीजन जो है वो एक जीन प्रोड्यूस करता है। अगर तुम लोगों ने पहले वाले लेक्चर देखे तो तुम्हें ये ज्यादा फेमिलियर साउंड होगा, बट अदरवाइज जो जीन्स होते हैं वो एक प्रोटीन्स या फिर चीजों को बनाने में हेल्प करते हैं। तो एक जीन है जिसको हम बोलते हैं जीन आई, जो कि एंटीजन प्रोड्यूस करता है। इसके तीन अलील्स होते हैं, क्या होते हैं इसके अलील्स। अलील्स कौन कौन से होते हैं, या तो ए टाइप हो, या तो बी टाइप हो, या तो फिर कोई टाइप का ना हो, मतलब इसमें क्या है, एब्सेंट होगा एंटीजन, ठीक है। तो तीन ऑप्शन है, या तो ए जैसा एंटीजन हो, या तो बी जैसा एंटीजन, मतलब बेसिकली अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हमने अलग अलग नाम दे दिए, एक टाइप को बोलते हैं ए, एक टाइप को बोलते हैं बी, और अगर वो कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं तो फिर ओ, ठीक है। तो ये जीन हो गए और ये अलील्स हो गए। अलील्स याद रखो दो हो सकते हैं। तो अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर अलील है, मतलब तुम्हारे अंदर तुम्हारे डीएनए में दो अलील है, आई ए एंड आई बी, ये जो पूरा केस है ये किसका केस है, कोडोमिनेंस का केस है, कोडोमिनेंस का केस है। मतलब जब दो अलील हो तो बॉडी डिसाइड नहीं कर रही कि एक को रखेंगे, बॉडी बोल रहा है दोनों को ही रखेंगे, दोनों एंटीजेंस को ही प्रोड्यूस करेंगे। तो तुम्हारे पास अगर जीन है आई ए आई बी, इस टाइप का तुम्हारा जीनोटाइप है, तो क्या होगा, बॉडी दोनों को प्रोड्यूस करेगी, दोनों एंटीजन को प्रोड्यूस करेगी, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। बट अगर तुम्हारे अंदर अलील है आई ए पर दूसरा वाला आई ओ है या फिर जीरो है, एक्चुअली ओ की जगह क्या बोलना चाहिए, हमें इसको जीरो बोलना चाहिए, तो फिर क्या होता है, बॉडी बोलता है ए प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि जीरो वाला तो क्या है, कोई एंटीजन प्रोड्यूस करने देता ही नहीं है। तो ये हो गया ए बी ब्लड ग्रुप, ये हो गया ए ब्लड ग्रुप। सिमिलरली बी का भी हम रख सकते हैं, अगर दोनों बोले बी तो फिर बी ब्लड ग्रुप होगा, एक बोले बी और दूसरा कुछ ना बोले तो फिर भी बी ब्लड ग्रुप होगा। तुम समझ पा रहे हो किस तरीके से ये वर्क करता है। बट अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब किसी ह्यूमन के अंदर आई ए एंड आई बी दोनों टाइप के अलील्स है,
तो बॉडी क्या बोले, अच्छा ये वाला कवर हो गया, ठीक है, दोनों टाइप के हैं तो फिर दोनों कवर होंगे। बट अगर किसी टाइप का नहीं है, फॉर मतलब अलील जो है वो दोनों बोल रहा है कि कोई एंटीजन मत बनाओ, तो तुम्हारा हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप। तो इस टाइप से हमारे ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं। बट याद रखो, बॉडी के अंदर जब भी एंटीजन होता है तो काफी बार बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस करती है। बट कभी भी तुम्हारी बॉडी जो है तुम्हारे खुद के सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगी। वो किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, जो तुम्हारे बॉडी के अंदर नहीं है। तो अगर किसी के पास, इमेजिन करो ए ब्लड ग्रुप है, तो उसकी बॉडी कौन सा, उसकी जो बॉडी है उसके पास कौन सा एंटीजन है, उसके पास है ए एंटीजन। मैं इसकी बात कर रही हूँ पहले। तो अगर उसके पास ए एंटीजन है तो उसकी बॉडी ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी कि नहीं। एंटीबॉडी याद रखो जाके आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा सेल बॉडी के अंदर आ गया है। कभी भी तुम्हारा एंटीबॉडी जो है तुम्हारे खुद के सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं करता है। सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ का डिटेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा रिलेटेड है ये चीजें। तो अगर तुम्हारे अंदर ब्लड ग्रुप है ए, तो क्या तुम्हारे बॉडी की इम्यून सिस्टम को जाके तुम्हारे ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करना चाहिए? नहीं, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा इम्यून सिस्टम किसी भी सेल को पहचान लेता है तो उसको जाके वो अटैक करता है। तो तुम तो नहीं चाहोगे कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम तुम्हारे ही ब्लड सेल्स को अटैक करे, कभी नहीं, राइट। तो इसीलिए तुम्हारा बॉडी क्या करता है, तुम्हारे अंदर जो एंटीजन है उसको वो कभी नहीं पहचानता। कभी नहीं पहचानता क्यों? क्योंकि उसके पास वो एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो एंटीबॉडी की अगर मैं बात करूं, तो अगर इमेजिन करो तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है, तो क्या तुम्हारे पास ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी? नहीं। पर किसके अगेंस्ट होगी? बी के अगेंस्ट होगी। एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट होगी? बी के अगेंस्ट होगी, बी एंटीजन। तो अगर कभी भी गलती से भी तुम्हारी बॉडी के अंदर बी ब्लड ग्रुप आ गया, कौन सा वाला ब्लड आ गया? बी वाला ब्लड ग्रुप वाला ब्लड आ गया, तो उसको तुम्हारी बॉडी क्या करेगी? अटैक करके उसको एलिमिनेट कर देगी, उसको मार देगी, उन सारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? बी एंटीबॉडी है। क्या मतलब क्या बर्थ से ही हमारे पास बी एंटीबॉडी होगी अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है? नहीं। बट जैसे ही एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, मतलब तुम्हारे अंदर, इमेजिन करो तुम ए ब्लड ग्रुप के पर्सन हो, तुम्हारे अंदर बी ब्लड ग्रुप आ गया, क्या तुम्हारी बॉडी में पहले से उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी? नहीं। पर जैसे ही वो एक नया टाइप का सेल आएगा तुम्हारी बॉडी के अंदर, तुम्हारी बॉडी बोलेगा ये क्या है, ये तो सब कुछ नया है, कुछ बाहर का है, कोई फॉरेन पार्टिकल है, इसके अगेंस्ट वो क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। और फिर क्या होगा? तुम्हारे अंदर एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होगी, एंड फिर उसके अगेंस्ट रिएक्शन होने लगेगा। तुम्हारा सेल, तुम्हारा जो पूरा बॉडी है वो ब्लड ग्रुप बी के अगेंस्ट अटैक करने लगेगा, वर्क करने लगेगा। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी तुम्हारे पास? एंटीबॉडी ए होगी। कौन सी एंटीबॉडी होगी? ए। बट अगर तुम्हारे पास दोनों है, ए एंड बी दोनों एंटीजन है, तो तुम्हारे पास कोई भी एंटीबॉडी होगी कि नहीं? क्योंकि ए के अगेंस्ट भी नहीं है, बी के अगेंस्ट भी नहीं है, तो कोई एंटीबॉडी होगी ही नहीं। तो ये जो पर्सन होता है, जो ए बी वाला पर्सन होता है, उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। मतलब अगर ए वाला ब्लड ग्रुप दे दो तो भी बॉडी उसको नहीं पहचानता, तो सही है। बी वाला दे दो तो भी नहीं पहचानता, तो भी सही है। तो ये पर्सन जो है ये क्या बन जाता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या बन जाता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। मतलब ये क्या कर सकता है? किसी से भी ब्लड ले सकता है। ये क्या ए से ब्लड ले सकता है? हाँ। क्या ये बी से ब्लड ले सकता है? हाँ। क्या ये वो ओ से ले सकता है? ओ से भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि ओ में तो कोई एंटीजन नहीं होता, तो एंटीबॉडी भी नहीं होती है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओ में तो कोई एंटीजन है ही नहीं, इशू भी नहीं है। क्या वो ए बी से भी ले सकता है? हाँ। तो ये जो पर्सन है यूनिवर्सल एक्सेप्टर इन टर्म्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। बट इसमें एक और चीज हम देखेंगे, आरएच फैक्टर का भी रोल होता है, बाद में देखेंगे। बी किससे ब्लड ले सकता है? ए किससे ब्लड ले सकता है? सिर्फ ए वाले से। एंड बी किससे ले सकता है? बी वाले से। बट क्या ये ओ वाले से भी ले सकते हैं? हाँ। ओ इनको भी दे सकता है। क्या ओ बी को दे सकता है? हाँ। क्या ओ बी ए बी को दे सकता है ब्लड? दे सकता है। क्यों दे सकता है? देखो, ओ जो है उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन। और कोई एंटीजन नहीं है तो फिर क्या ये ब्लड में डाल सकती है तुम्हारे बॉडी के अंदर अगर तुम ए टाइप हो? हाँ। क्या तुम्हारे बॉडी इसको रिकॉग्नाइज करेगा? नहीं। एंटीजन ही नहीं है तो कोई रिकॉग्निशन ही नहीं है। तुम्हारा बॉडी अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर ओ ब्लड ग्रुप डाल दिया और तुम ए बी टाइप के हो, क्या तुम्हारा बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है जिसको हम आइडेंटिफाई करके उसको अटैक कर रहे हैं। तुम समझ पा रहे हो? तो जो सेल्स होते हैं, ये जो तुम्हारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? उनके ऊपर एक
ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ये तुम्हारा रेड ब्लड सेल है, इसके ऊपर क्या होता है, एंटीजन होता है। अगर एंटीजन ए है तो फिर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इसको, अगर तुमने इसको बी में डाल दिया या फिर ओ में डाल दिया। तो ओ वाले जो है उनके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, तो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो किसी एंटीजन को नहीं एक्सेप्ट कर, मतलब किसी भी एंटीजन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके अगेंस्ट क्या बना लेगा, एंटीबॉडी बना लेगा। तो इसके अगर ओ की बात करें तो इसके पास एंटीबॉडी कितने टाइप की होगी, 2 टाइप की होगी, ए के अगेंस्ट भी होगी, बी के अगेंस्ट भी होगी। तो क्या इसको हम ए ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसका बॉडी रिकॉग्नाइज करेगा। बी दे सकते हैं क्या, नहीं, रिकॉग्नाइज कर लेगा, एंटीबॉडी बना लेगा। और ए भी दे सकते हैं क्या, नहीं, उसमें तो दोनों एंटीजन से दोनों को ही रिकॉग्नाइज करके उनको उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगा। बट ए ओ क्या हो जाता है, एक यूनिवर्सल डोनर हो जाता है। क्या हो जाता है ये, यूनिवर्सल डोनर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन है ही नहीं, तो ये कभी भी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करता है। क्यों है यूनिवर्सल डोनर, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं है, तो फिर बॉडी सेफ है। याद रखो, एंटीजन जो है ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो सेल के ऊपर होते हैं, और अगर तुम्हारे अंदर कोई फॉरेन, कोई नया टाइप का एंटीजन आया तो तुम्हारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है बाय फॉर्मिंग एंटीबॉडी। ठीक है, तो यही चीज स्टेबल में भी समराइज्ड है, तुम इसको भी देख सकते हो। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा होगा आरबीसी के ऊपर, ए वाला। तो एंटीबॉडी तुम्हारे बॉडी में कौन सी बनेगी, बी के अगेंस्ट। तो बी के अगेंस्ट है तो बी वाला तो दे नहीं सकते, तो ए दे सकते हैं, ओ दे सकते हैं। क्या ए भी दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि ए बी में भी तो बी वाला एंटीजन होगा, राइट, तो बी के अगेंस्ट वो वर्क करेगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कौन सा है, बी है, तो किसके अगेंस्ट बनेगा, बी के अगेंस्ट नहीं बनेगा, तो बचा कौन सा, ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। तो इसको कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते, ए नहीं दे सकते, बाकी दोनों दे सकते, बी दे सकते, ओ दे सकते। ए भी दे सकते कि नहीं, क्योंकि उसमें भी ए है ना। अगर हम ए बी की बात करें तो इसके अंदर दोनों एंटीजन है, इसलिए कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, ना ही ए के अगेंस्ट है ना ही बी के अगेंस्ट है। तो क्या इसको ए बी दे सकते हैं, हाँ, किसी भी ब्लड ग्रुप को उसका खुद का ब्लड ग्रुप तो दे ही सकते हैं। तो क्या ए बी दे सकते हैं, हाँ। क्या ए दे सकते हैं, हाँ, क्योंकि ए के अगेंस्ट पे एंटीबॉडी नहीं है। बी दे सकते हैं, हाँ, बी के अगेंस्ट भी नहीं है। ओ दे सकते हैं कि हाँ, क्योंकि ओ में तो कोई एंटीजन होता ही नहीं है, तो उसको तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम कभी रिकॉग्नाइज करेगा ही नहीं। अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ है तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो तुम्हारे ब्लड को इम्यून सिस्टम कभी भी देख पाएगा क्या, रिकॉग्नाइज कर पाएगा क्या, नहीं। तो इसके अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी ए के भी अगेंस्ट होती है, बी के भी, क्योंकि तुम्हारे, अगर तुम ए ओ ब्लड ग्रुप वाले हो तो तुम्हारी बॉडी ने कभी भी कोई एंटीजन देखा ही नहीं है, ना ए देखा है ना बी देखा है, तो जब भी वो देखता है तो दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेता है। तो तुम क्या ए वाला ब्लड ग्रुप दे सकते हो ओ वाले बंदे को, नहीं दे सकते, क्योंकि ए को वो अटैक करेगा। बी दे सकते हो क्या, नहीं, ए बी में तो दोनों है, दोनों ही नहीं दे सकते। इसमें आ जाता है रिस्ट्रिक्शन, इट कैन ओनली गेट ब्लड फ्रॉम ओ टाइप। इसलिए ओ टाइप जो होता है उनको एक्सीडेंट्स इन ऑल केस में थोड़ा सा मतलब संभल के रहना पड़ता है। आजकल तो ओ फिर भी बहुत इजीली अवेलेबल है, पर पहले ओ वाला जो ब्लड ग्रुप था वो इतने इजीली अवेलेबल नहीं था, और ओ को सिर्फ ओ से ही ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडी होगी, दोनों के अंदर, दोनों के अगेंस्ट फॉर्म होगी, ए एंड बी के। तो ये तुम्हारा ए बी ब्लड ग्रुपिंग है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़े लॉजिक्स इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए आईआईटी में आने के चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। नेक्स्ट आ जाएंगे हम आर एच ब्लड ग्रुपिंग के। याद रखो, ए बी तो होता है पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी होता है। ये भी जो है वो किसके वजह से है, एक एंटीजन की वजह से है, एक एंटीजन की वजह से, जिसको हम बोलते हैं आर एच फैक्टर। ठीक है, तो तुम्हारे जो रेड ब्लड सेल्स है उनके अंदर ए बी एंटीजन हो सकते हैं, अलोंग विद दैट आर एच एंटीजन भी हो सकता है। तो दो ऑप्शन है, अगर आर एच एंटीजन है तो तुम बोलोगे आर एच पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप। अगर आर एच नहीं है, आर एच वाला एंटीजन नहीं है, नो आर एच एंटीजन, नो आर एच एंटीजन, तो हम क्या बोलेंगे, ये नेगेटिव है, मतलब प्रेजेंट ही नहीं है आर एच। समझ आ रहे हो, समझ पा रहे हो। तो अगर तुम्हारे पास है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा अगर ब्लड ऐसा है कि ए है एंड आर एच है, तो क्या बन गया तुम, आर एच, तो ए पॉजिटिव। अगर तुम्हारे पास ब्लड है जिसमें ए है, सॉरी, ए है, बी है और आर एच भी है, तो क्या बन गए तुम, ए बी पॉजिटिव। अगर तुम्हारा ब्लड है जिसमें सिर्फ बी है और आर एच है,
तो तुम क्या बन गए, बी पॉजिटिव। अगर तुम्हारे बॉडी में, तुम्हारे ब्लड सेल में, रेड ब्लड सेल में ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, बट सिर्फ RH है, तो तुम क्या बन गए, O पॉजिटिव, क्योंकि बाकी के दोनों एंटीजन्स नहीं है। सिमिलरली इसका काउंटर पार्ट क्या होगा, सिर्फ A है, RH नहीं है, मतलब A नेगेटिव। सिर्फ A एंड B है, सिर्फ A है और B है, तो तुम क्या बन गए, AB नेगेटिव। अगर सिर्फ B है, B वाला ही एंटीजन है, तो क्या बन गए तुम, B नेगेटिव। और अगर तुम्हारे पास O तो होता ही नहीं एंटीजन और RH भी नहीं, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो O नेगेटिव हो जाएगा। तो O नेगेटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होगा, नो एंटीजन, ना ही AB होगा और ना ही RH होगा। इसीलिए इनके अंदर क्या होता है, सबके अगेंस्ट एंटीबॉडी है। A के अगेंस्ट है, B के अगेंस्ट है और RH के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी है। इसीलिए ये जो होते हैं, दे कैन ओनली एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम, किससे कर पाएंगे ब्लड एक्सेप्ट, ओनली O नेगेटिव से। क्या O पॉजिटिव O नेगेटिव से ले सकते हैं, हाँ, बट तो ये क्या ब्लड ले सकता है, यस, बट ऑपोजिट होगा क्या, नहीं, क्योंकि जैसे ही मैंने O पॉजिटिव वाला ब्लड O नेगेटिव वाले की बॉडी में डाला, तो उसको कौन सा एंटीजन दिख जाएगा, RH एंटीजन। तो उसकी बॉडी क्या करेगी, RH के अगेंस्ट फाइट करने लगेगी। समझ पा रहे हो? तो कभी भी क्या मैं पॉजिटिव वाले से, जो तुम्हारा पॉजिटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है, उसको नेगेटिव वाले में दे सकती हूँ, कभी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जैसे ही मैंने पॉजिटिव वाला ब्लड नेगेटिव वाले पर्सन के अंदर डाला, तो क्या हो जाएगा, RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी और उसको ब्लड अटैक, तुम्हारा जो बॉडी है उस ब्लड को अटैक करने लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए कभी भी पॉजिटिव को नेगेटिव में डाल सकते हैं क्या, नहीं, पर नेगेटिव ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव में डाल सकते हैं क्या, हाँ। क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि जब एंटीजन नहीं है तो क्या बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है रिकॉग्नाइज करने के लिए। होपफुली तुम समझ पा रहे हो, एंटीजन एंड एंटीबॉडी का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ये बहुत इजी है समझने के लिए। याद रखो, एंटीजन अगर है तो बॉडी क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। क्या तुम्हारे एंटीजन के अगेंस्ट बनाएगा, नहीं, फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट। फॉरेन एंटीबॉडीज के अगेंस्ट, जो तुम्हारे नहीं है, मतलब तुम्हारे एंटीजन के अगेंस्ट तुम्हारी बॉडी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनाएगा, तुम्हारा बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगा। ठीक है, अब इस वजह से क्या होता है, एक कॉम्प्लिकेशन आती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं अरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, अरेथ्रो रेफर्स टू रेड ब्लड सेल। ठीक है, सो रेड ब्लड सेल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जो फीटस में होती है। फीटस मतलब जो बॉडी के, जो तुम्हारा बेबी है, जो अभी जिसका बर्थ नहीं हुआ है, ठीक है, जो बेसिकली मॉम के अंदर वो डेवलप हो रहा है, इसको ऐसे बेबी को क्या बोलेंगे, फीटस बोलते हैं। ठीक है, अभी कॉम्प्लिकेशन क्या है, इमेजिन करो कि एक मदर है, जो मदर है वो क्या है, खुद RH नेगेटिव है, उनकी बॉडी ने कभी भी RH एंटीजन को देखा ही नहीं, बट उनका जो बेबी है वो क्या है, RH पॉजिटिव। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव, इन दोनों के जीन में कौन सा डोमिनेंट है, ये वाला डोमिनेंट होता है। मतलब अगर तुम्हारे बॉडी के पास दोनों एलील्स है, पॉजिटिव वाला एलील है, नेगेटिव वाला भी एलील है, तो किसको बनाएगा, पॉजिटिव वाले को बनाएगा, पॉजिटिव वाला बनेगा डोमिनेंट। ये क्या होता है, रिसेसिव होता है। ठीक है, अब इमेजिन करते हैं एक मदर है जो खुद क्या है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, किसकी, कौन से ब्लड ग्रुप की है, नेगेटिव, RH नेगेटिव है, उनकी बॉडी ने कभी भी RH एंटीजन को नहीं देखा, एंड क्योंकि RH एंटीजन को नहीं देखा, तो जब भी वो देखेगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तो बनेगी। अब होता क्या है, कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम कब आती है, एक मदर है जो खुद क्या है, RH नेगेटिव, ठीक है, बट जो बेबी है वो RH पॉजिटिव है, तो बेबी के ब्लड में क्या एंटीजन है, हाँ। तो जब बेबी ग्रो कर रहा है मदर के अंदर, फर्स्ट टाइम जब प्रेग्नेंट हुई मदर, जो ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी, बेबी जो है RH पॉजिटिव है, वो ग्रो कर रहा है मदर के अंदर, कभी भी ब्लड की इंटरमिक्सिंग नहीं होती, मदर एंड फीटस के अंदर ब्लड जो होता है वो एक्सचेंज कभी नहीं होता है। काफी ज्यादा मिसकंसेप्शन है लोगों को कि ब्लड एक्सचेंज होता है, ब्लड एक्सचेंज होता है क्या, नहीं। तो जब बेबी ग्रो कर रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक सब कुछ सही रहेगा फर्स्ट प्रेगनेंसी में।
बट जब डिलीवरी हो रही है तो डिलीवरी के टाइम क्या होता है कि काफी सारी छोटे छोटे इंजरीज होती है, ठीक है। तो छोटी छोटी इंजरीज में ना मदर को होती है यूजुअली डिलीवर करते टाइम बेबी को। तो जो बेबी का जो RH पॉजिटिव ब्लड है, हो सकता है ड्यूरिंग द बर्थ, ड्यूरिंग डिलीवरी कुछ परसेंट, छोटा सा अमाउंट RH पॉजिटिव ब्लड कहाँ चला जाए, मदर के अंदर। अब मदर की बॉडी ने तो कभी RH एंटीजन को देखा ही नहीं है। क्योंकि नहीं देखा है RH एंटीजन को, तो क्या होगा, उसके अगेंस्ट बॉडी क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। RH फर्स्ट टाइम आया, बॉडी ने बोला ये क्या, ये तो कुछ नया है, इसके अगेंस्ट हम क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे। अब एंटीबॉडी जैसे ही बन गया तब तो ठीक है, क्योंकि बेबी तो डिलीवर हो गया, मदर के अंदर अब क्या है, एंटीबॉडी है। पहले से याद रखो एंटीबॉडी नहीं होती। जब भी बॉडी फर्स्ट टाइम किसी भी नए मॉलिक्यूल को देखता है, नए सेल को देखता है, तो बोलता है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी। तो मदर ने की बॉडी ने क्या अभी तक RH एंटीजन को देखा था, नहीं। पर जब डिलीवरी के टाइम ब्लड अंदर आ गया मदर के, तो उन्होंने क्या देखा, RH पॉजिटिव एंटीजन को, RH एंटीजन को देखा। तो बॉडी ने बोला इसके अगेंस्ट क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी। फर्स्ट प्रेगनेंसी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेबी डिलीवर हो गया, कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम आता है सेकेंड प्रेगनेंसी में। अब होता क्या है अब होता क्या है, एक्सक्यूज मी, अब होता क्या है सेकेंड प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, मतलब सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, जब फिर से बेबी जो है, क्योंकि RH पॉजिटिव डोमिनेंट है, तो बेबी हमेशा क्या बनेगा, डोमिनेंट वाला बनेगा, पॉजिटिव वाला बनेगा, क्योंकि हो सकता है फादर के पास क्या हो, कौन सा जीन, पॉजिटिव वाला जीन। सो बेबी के पास पॉजिटिव आने वाला जो सेकेंड प्रेगनेंसी है, उसमें भी बेबी क्या है, RH पॉजिटिव। अब आएगा इश्यू, क्योंकि मदर के से बेबी के अंदर क्या एंटीबॉडी जा सकती है, हाँ। क्या मदर से बेबी के अंदर एंटीबॉडी जा सकती है, यस। याद रखो, मदर और जो फीटस है, मदर से फीटस के अंदर एंटीबॉडी जा सकती है थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडी जा सकती है। तो होगा क्या, जब सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी होगी, मदर के अंदर कौन सी एंटीबॉडी है, RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है। बेबी के अंदर ब्लड कौन सा है, RH वाला। तो अगर ये एंटीबॉडी चली गई फीटस के अंदर, तो वो क्या करेगी, धीरे धीरे फीटस की जो RBCs है उसको क्या करने लगेगी, डिस्ट्रॉय करने लगेगी, उसको क्या करने लगेगी, डिस्ट्रॉय। और RBCs का नंबर कम हो जाता है तो अनीमिया हो जाता है बेबी को। बेबी को क्या हो जाता है, अनीमिया हो जाता है। फीटस के RBCs को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसकी वजह से बेबी में हो जाएगा सीवियर अनीमिया एंड जॉन्डिस भी हो सकता है बेबी को। अब ये डेंजरस है, इसीलिए कभी भी जब ऐसे केसेस आते हैं, डॉक्टर पहले ही ब्लड ग्रुप्स चेक करते हैं, राइट। जब डॉक्टर्स को पता चलता है कि मदर RH नेगेटिव है, वो फादर का ब्लड ग्रुप देखेंगे। अगर फादर RH पॉजिटिव है तो बेबी RH पॉजिटिव होगा। इसीलिए ऐसे केसेस में पहले से ही मदर को क्या मिल जाता है, RH एंटीबॉडी दी जाती है। एंटी RH एंटीबॉडीज, मतलब एंटीबॉडी जो मदर के अंदर एंटीबॉडी RH एंटीजन के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज दी जाती है, ताकि जो मदर है उसके ब्लड से जो ये एंटीबॉडी है उसको हम हटा सके, ताकि वो फीटस के अंदर ना जाए और फीटस के RBCs को डिस्ट्रॉय ना करे। और हम किसको प्रिवेंट करेंगे इससे, एरिथ्रोब्लास्टस फीटालिसिस को। होपफुली तुम्हें समझ में आया है ये चीज। एक और बार इसको एक जल्दी से मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि इसके बारे में ना क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। याद रखो, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, क्या है ये, फर्स्ट प्रेगनेंसी, एक, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, RH पॉजिटिव इज डोमिनेंट। व्हाट इज इट, इट इज डोमिनेंट। सो अगर मदर है, मदर अगर RH नेगेटिव होती है, RH नेगेटिव होती है, बट फादर जो है, फादर क्या होता है, अगर RH पॉजिटिव होता है तो बेबी क्या होगा, बेबी हमेशा RH पॉजिटिव ही होगा। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, बेबी ग्रो कहां करता है, मदर के अंदर। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग क्या होगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग क्या होगा, जो बेबी है, बेबी हैज कौन सा ब्लड ग्रुप, RH नेगेटिव। एंड मदर क्या है, मदर है RH पॉजिटिव। बट प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्योंकि मदर ने कभी भी RH, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, बेबी है RH पॉजिटिव, मदर है RH नेगेटिव। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मदर के अंदर क्या है, नो एंटीबॉडी अगेंस्ट RH, नो एंटीबॉडी अगेंस्ट
RH एंटीजन। क्यों नहीं है? क्योंकि मदर ने अभी तक कभी भी RH एंटीजन को रिसीव नहीं किया है, आज तक उनके अंदर RH एंटीजन नहीं आया है। नो एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन एज नो नो पास्ट एक्सपोजर, नो पास्ट एक्सपोजर टू RH एंटीजन। RH एंटीजन को मदर के ब्लड ने कभी देखा ही नहीं है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी अभी तक नहीं बनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट होता क्या है, ड्यूरिंग डिलीवरी एक इशू आ सकता है। जो मदर है, शी कैन बी एक्सपोज्ड, मदर कैन बी एक्सपोज्ड टू RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम बेबी। सो बेबी से मदर के अंदर क्या आ सकता है, RH पॉजिटिव ब्लड आ सकता है। अब इससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मदर की बॉडी में क्या आ जाएगा, मदर्स बॉडी विल प्रोड्यूस, क्या बनाएगा, मदर का बॉडी विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट RH, एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन। RH एंटीजन के अगेंस्ट क्या बना देगा, एंटीबॉडी। पर प्रॉब्लम होगी क्या, फर्स्ट बेबी को नहीं होगी क्योंकि वो तो डिलीवर हो गया। प्रॉब्लम आएगी कहां पे, सेकेंड प्रेगनेंसी में। सेकेंड प्रेगनेंसी में मदर हैज RH एंटीबॉडी which can pass to baby through placenta। बेबी के अंदर ये एंटीबॉडी कैसे जा सकता है, थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू ये जा सकता है बेबी के अंदर। कौन से बेबी के अंदर, सेकेंड बेबी के अंदर। और अगर चला गया, दिस एंटीबॉडी विल अटैक RBCs। कौन से रेड ब्लड सेल्स को अटैक करेगी, बेबी के रेड ब्लड सेल्स को अटैक करेगी विच आर पॉजिटिव, RH पॉजिटिव। एंड उससे क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और बेबी को क्या हो सकता है, अनीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है, अनीमिया एंड जॉन्डिस। इसको बोलेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, सो कौन सा डिसऑर्डर हो गया, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, समझ में आ गया होपफुली ये सारी चीजें। अब हमें करना है नेक्स्ट सेक्शन को स्टार्ट। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा ब्लड का ग्रुपिंग। हमने दोनों देखा है, क्या कौन कौन सा देखा है, हमने ABO ब्लड ग्रुपिंग भी देखा है और RH ब्लड ग्रुपिंग भी देखा है। अभी हमें क्या देखना, अभी हमें देखना है ब्लड कोagulation। तो तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें कभी इंजरी हो गई तो फिर जहां पे भी तुम्हें कट लगता है, जहां पे भी इंजरी होती है, वहां पे थोड़ी देर के बाद एक ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हमें कट लग गया तो हमारा जो ब्लड है वो बस बहता ही जाएगा। हमें हीमोफीलिया नहीं, याद करो हीमोफीलिया एक डिसऑर्डर है जिसमें ऐसा हो सकता है, क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आती है और उसकी वजह से क्या होता है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। पर नॉर्मल ह्यूमन में क्या होता है, जैसे ही कट आता है, जैसे ही इंजरी होती है, तो एट द साइट ऑफ इंजरी क्या हो जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन होता है, क्लॉट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। क्लॉट बनता है, कहां पे क्लॉट बनेगा, जहां पे भी इंजरी होगी। क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। प्रिवेंट्स मतलब ब्लड एक्सेस लॉस हो जाए उसको प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट्स एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड के लॉस को प्रिवेंट करता है, रोकता है, ताकि तुम ज्यादा ब्लड को लॉस ना करो। अब ये जो है, इसमें कुछ चीजें हैं जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, तुम्हारे प्लाज्मा में होती है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में भी होती है, जो हेल्प करती है। ठीक है, याद रखो, जैसे ही तुम्हारी बॉडी में इंजरी हुई, तुम्हारी बॉडी में क्या होता है, एक कट लगता है। कोई भी कट लगा, कोई भी ब्रूज आया, तो एक रफ सरफेस फॉर्म होता है। इंजरी की वजह से क्या फॉर्म होता है, एक रफ सरफेस फॉर्म होता है, जिसकी वजह से जो तुम्हारे प्लेटलेट्स है वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। प्लेटलेट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं, जब प्लेटलेट्स ऐसे टूटते हैं, क्योंकि इमेजिन करो एक रफ सरफेस है, क्या है, एक रफ सरफेस है, उसमें जब ये प्लेटलेट्स आए तो ये क्या हो गए, ऐसे टूट गए। क्या हो गए, टूट गए, खुल गए। ठीक है, ऐसे दे बर्स्ट ओपन।
बिकॉज ऑफ दिस, तो जो तुम्हारे प्लाज्मा में देर इज अ थिंग कॉल्ड, देर इज अ हार्मोन, एक सॉरी हार्मोन भी नहीं बोल सकते, एक तरीके का एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, प्रोथ्रोम्बिन। तुम्हारे प्रोथ्रोम्बिन कहाँ प्रेजेंट है, तुम्हारे प्लाज्मा में प्रेजेंट है। प्लाज्मा में तुम्हारे प्रोथ्रोम्बिन है। जब ये एक्शन होता है, इसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें एक एंजाइम रोल प्ले करता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेस, थ्रोम्बोकाइनेस की वजह से। अब तुम सोच सकते हो कि थ्रोम्बोकाइनेस हमेशा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट क्यों नहीं कर देते, ये सारा कहाँ पे हो रहा है, प्लाज्मा में हो रहा है। क्योंकि जो थ्रोम्बोकाइनेस है उसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय होने के बाद ही होता है, ठीक है। तो जैसे ही प्लेटलेट डिस्ट्रॉय होंगे, तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिन जो कि तुम्हारे प्लाज्मा में है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन एक एक्टिव फॉर्म है किसका, ये प्रोथ्रोम्बिन का। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, एक इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। क्या है ये, इनएक्टिव फॉर्म है। इसको इधर लिख देती हूँ। सारी चीजें कहाँ हो रही है, प्लाज्मा में हो रही है, याद रखो। ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। जब थ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, तुम्हारे जो फाइब्रिनोजेन से, याद रखो फाइब्रिनोजेन जो है उसको कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन्स में। किस में कन्वर्ट कर देता है, फाइब्रिन्स में। कौन कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन जब एक्टिवेट हो गया तो वो फाइब्रिनोजेन जो तुम्हारे प्लाज्मा में पहले से है, इसको फाइब्रिन्स में कन्वर्ट करता है। फाइब्रिनोजेन क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, दीज आर सॉल्युबल। बट फाइब्रिन्स क्या है, इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है। और जो फाइब्रिन्स होते हैं वो एक तरीके के फाइबर्स होते हैं। कैसे होते हैं, फाइबर्स होते हैं। ये क्या बनाते हैं, एक मेश बनाते हैं। क्या बनाएंगे, ये मेश बनाएंगे, नेटवर्क ऑफ मेश बनाएंगे। बेसिकली ऐसा एक जाली जैसा एक पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। और ये जो जाली जैसा स्ट्रक्चर कहाँ फॉर्म हो रहा है, जहाँ पे इंजरी हुई है। और ये क्या करता है, ट्रैप करता है। किसको ट्रैप करता है, डिस्ट्रॉयड सेल्स को। तो ये क्या करता है, डिस्ट्रॉयड जो सेल्स उनको ट्रैप करता है, या फिर नॉर्मल सेल्स को भी ट्रैप करेगा। और क्या बनाएगा, दिस इज नोन एज योर क्लॉट। समझ में आए। तो हुआ क्या, तुम्हारे इमेजिन करो ये तुम्हारा हाथ है, ठीक है, ये क्या है, तुम्हारा हाथ, फ्रॉग का हाथ जैसा बन गया, नहीं, ये तुम्हारा हाथ है, इसमें क्या लग गया, कट। इस कट के ऊपर क्या होगा, ऐसे फाइब्रिनोजेन का ऐसे एक पूरा मेश बन जाएगा। और ये क्या है, तुम्हारा एक तरीके से क्लॉट है। समझ में ये बात, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं एनसीईआरटी में कैसे बताया गया है, जल्दी से देखो। You know, when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. ऐसा नहीं होता कि पूरा टाइम खून बहता ही रहता है. It does not continue to bleed for the long time. Usually the blood stops after some time. Do you know why? Blood exhibits coagulation. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, coagulation. जो खून बंद होता है, क्यों होता है, coagulation की वजह से होता है या फिर clotting की वजह से होता है। ये कब होगा फॉर्म, जब तुम्हारे बॉडी में कोई इंजरी या फिर ट्रॉमा होगा। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकता है। एक्सटर्नल इज ओके, इंटरनल इज वेरी डेंजरस, ठीक है। इंटरनल काफी डेंजरस होता है। क्या नॉर्मली ब्लड ऐसे ही क्लॉट होता रहेगा, नहीं। दिस इज ये जो मैकेनिज्म है, इट इज टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। क्यों ब्लड क्लॉटिंग होता है, ताकि एक्सेस ब्लड लॉस ना हो। You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of the cut over a period of time. एक reddish brown कलर का एक ऐसा तुम्हें wound के ऊपर दिखेगा, ठीक है। It is a clot or coagulum. क्या बोलते हैं इसको, क्लॉट और coagulum, formed mainly of a network of threads called fibrins. ये क्या है, किसका बना हुआ है, फाइब्रिन्स का बना हुआ है। जो यहाँ पे मैंने फाइब्रिन्स की बात की, ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। जो मैंने बोला था फाइबर, बोला था फाइबर, उसके जैसा। इससे क्या बना हुआ, ये जो सारे तुम्हें थ्रेड्स दिख रही है, क्या है, फाइब्रिन के हैं, ठीक है। उनसे पूरा एक नेटवर्क बनता है जो क्लॉट फॉर्म करता है। फाइब्रिन्स का बना हुआ है, विच आर डेड इन विच डेड एंड डैमेज्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। तो जो भी तुम्हारी इंजरी के टाइम पे कोई भी अगर चीज डेड हुई थी, उसको कौन ट्रैप करेगा, फाइब्रिन का जो नेटवर्क है। फाइब्रिन्स आर फॉर्म बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस। इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस से क्या बनता है, फाइब्रिन बनता है बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। कौन हेल्प करता है इसको, थ्रोम्बिन। Thrombins in turn are formed from inactive substances present in the blood called prothrombin. Prothrombin से thrombin बना, thrombin ने फिर fibrinogen से fibrins को बनाया। An enzyme complex prothrombokinase is required for the above reaction. Prothrombin से thrombin बनाने के लिए thrombokinase।
अब देखो, मुझे पता है अगर तुम इसको पढ़ोगे ना उल्टे ऑर्डर में लिखा है तो दिमाग घूम जाता है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कैसे करना है। देखो मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, यहाँ से ही सिंपल है समझना। इंजरी हुई, एक रफ सरफेस बना, रफ सरफेस बना तो प्लेटलेट्स क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। प्लेटलेट्स जब इंजर होते हैं तो ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्या है प्रोसेस, तुम्हारे बॉडी में जो प्लाज्मा है उसके अंदर है प्रोथ्रोम्बिन, एक इनएक्टिव सब्सटेंस है। ये प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन में होगा। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो इनएक्टिव है, थ्रोम्बिन क्या है, एक्टिव है। इस कन्वर्जन में एक एंजाइम यूज होता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज के नॉर्मली तुम्हारे प्लाज्मा में है नहीं। जब प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज होता है, तुम ऐसे सोच सकते हो। थ्रोम्बोकाइनेज फिर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा जो तुम्हारे प्लाज्मा में है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तुम्हारे प्लाज्मा में। अब ये जो थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिनोजेन जो तुम्हारे पहले से प्लाज्मा में थे, ये कहाँ पे थे, ये भी प्लाज्मा में थे पर इनएक्टिव थे, सॉल्युबल फॉर्म में थे एक तरीके से। इसको फाइब्रिनोजेन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फाइब्रिन। फाइब्रिन अब इनसॉल्युबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो जाके क्या बनाता है, एक मेश जैसा, एक जाली जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जहां पे भी इंजरी हुई है। और वहां पे किसको ट्रैप कर लेता है, सारे सेल्स को ऐसे ट्रैप कर लेता है, क्लॉट बना देता है, जिससे क्या होता है, तुम्हारा जो ओवरऑल ब्लड लॉस है वो डिक्रीज होता है, ज्यादा ब्लड लॉस नहीं होता है। इस पूरे प्रोसेस में जो थ्रोम्बिनोकाइनेज है, इसको किसकी जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है, कैल्शियम आयंस। सो कैल्शियम आयंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कैल्शियम आयंस प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग, ठीक है। कोगुलेशन कौन इनिशिएट करता है, प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन। बट थ्रोम्बोकाइनेज और ये सारी कन्वर्जन के लिए हमें क्या चाहिए, कैल्शियम आयंस भी चाहिए होगा। सो क्लॉटिंग आई होप इज क्लियर। नेक्स्ट इज जो हमारा नेक्स्ट फ्लूइड है जो कि क्या है, लिम्फ। लिम्फ को अभी हमें समझना है। लिम्फ क्या है, एक दूसरा फ्लूइड है। एक्चुअली लिम्फ को देखा जाए तो ये क्या है, इट इज नथिंग बट टिश्यू फ्लूइड। क्या है, टिश्यू फ्लूइड। जो तुम्हारे सेल्स है, ये क्या है, तुम्हारे बॉडी में बहुत सारे जो सेल्स है, सेल्स क्या बनाते हैं तुम्हारे बॉडी में, टिश्यू बनाते हैं। अब सेल्स के बीच में क्या कोई स्पेस होता है, हाँ। ये जो स्पेस है इसके अंदर क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड। इस स्पेस के अंदर क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है। ये जो टिश्यू फ्लूइड है ये क्या करता है, यही बनाता है तुम्हारा लिम्फ। जो टिश्यू फ्लूइड है जब लिम्फ कैपिलरीज के अंदर एंटर करता है, लिम्फ वेसल्स के अंदर या कैपिलरीज के अंदर एंटर करता है तो क्या बना देता है, लिम्फ बना देता है। सो व्हेन टिश्यू फ्लूइड एंटर्स द लिम्फ वेसल्स इट इज नोन एज लिम्फ। लिम्फ वेसल के अंदर जो है उसको हम बोलेंगे लिम्फ। लिम्फ जो है वो बेसिकली तुम्हारा ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट जैसा फ्लूइड है या फिर पेल येलो कलर्ड फ्लूइड है। दिस फ्लूइड इज रिलीज आउट, इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। सो जो सारे जो सेल्स के बीच में जो स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस है, क्या है ये, इंटर सेलुलर स्पेस है, उसमें जो फ्लूइड है उसको हमने बोला टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड के को अगर हम लिम्फ वेसल में डाल दे तो हम इसको बोलेंगे लिम्फ, ठीक है। सो अलग अलग जो लिम्फ वेसल्स है वो मिलके क्या बनाते हैं, तुम्हारा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे तुम्हारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है जहाँ पे पूरे सारे ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क है, वैसे ही तुम्हारे पूरे बॉडी में एक लिम्फ वेसल्स का पूरा नेटवर्क है जो कई जगहों पे मिलके क्या बनाते हैं, लिम्फ नोड्स बनाते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड है वो कहाँ से आया, टिश्यू फ्लूइड का ही जो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड है वो लिम्फ वेसल के अंदर एक तरीके से आ जाता है और क्या बनाता है, लिम्फ बनाता है। वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू पूरा फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, किसको कलेक्ट करता है, इस फ्लूइड को कलेक्ट करता है। एंड लिम्फेटिक सिस्टम जो है इस फ्लूइड को किस में डाल देता है, लार्ज वेन्स में। लार्ज वेन्स में क्या डाल देता है, लिम्फ। कौन डाल देता है, लिम्फेटिक सिस्टम। समझते हैं इसको। बॉडी है, बॉडी के अंदर सेल्स है, सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यू। सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें क्या है, टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। जो भी फ्लूइड उसको हम बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड। अगर वो फ्लूइड कभी भी एक्सेस होता है, उसमें वेस्ट है, अलग अलग चीजें हैं, जब वो एक्सेस होता है तो वो किसके अंदर चला जाता है, लिम्फ वेसल के अंदर। पूरे बॉडी में पूरे बॉडी में तुम्हारे लिम्फ वेसल्स का नेटवर्क है, उस पूरे नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम। जो लिम्फ वेसल्स हैं वो लिम्फ को तो कैरी कर रहे हैं बट उसके अंदर क्या है, काफी सारा वेस्ट भी होता है। तो एंड में जाके वो किसके साथ कनेक्ट करते हैं, बड़े बड़े जो वेन्स है तुम्हारे बॉडी में उसके साथ कनेक्ट करते हैं और जो वेन्स में जाके उस लिम्फ को डाल देते हैं ताकि वो जाके बाद में एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू फिल्टर आउट करके हम उसको रिमूव कर पाए।
तो देखते हैं, एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यूज, some water along with many small water soluble substances move out to the spaces between the cells of the tissue. जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है तुम्हारे बॉडी में, तो उसमें क्या है, मेनली वाटर है, पर बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी है। ये वाटर और जो मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ एंटर करता है, सेल्स के बीच में, टिश्यू के बीच में, जिसमें जो लार्ज प्रोटीन्स है और जो बड़े बड़े एलिमेंट्स है वो ब्लड वेसल में ही रह जाते हैं। रिमेंबर एक चीज की, जो कैपिलरीज की वॉल है उसके थ्रू चीजें बाहर जा रही है, तो बड़ी सेल्स क्या जा पाएंगे, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज जा सकते हो, अमीबा लाइक शेप के होते हैं इफ यू रिमेंबर, पर डब्ल्यूबीसीज जा सकते हैं क्या, नहीं। तो वो ब्लड वेसल के अंदर ही रह जाते हैं। जो बाकी का जो तुम्हारा लिक्विड वाला पार्ट है, पूरा लिक्विड चला जाएगा क्या, नहीं, उसका कुछ एक पोर्शन बाहर जाएगा, टिश्यू फ्लूइड में जाएगा, जिसके साथ साथ डिसॉल्व चीजें भी टिश्यू फ्लूइड में जाती हैं, और फिर वो जो टिश्यू फ्लूइड है वो एक तरीके से टिश्यू फ्लूइड्स के से ही तुम्हारे सेल के अंदर डिफ्यूज होकर चीजें एंटर करती है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। दोस्तों हम क्या बोलते हैं कि अगर तुम्हारा ये पूरा ब्लड वेसल, ये क्या है, एक ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल से चीजें कहाँ जाएगी, तुम्हारे टिश्यू में। कहाँ जा रही है चीजें, तुम्हारे टिश्यू में, यहाँ पे आ गई टिश्यू में। तो कोई भी चीज है जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे तुम्हारा ग्लूकोज है, ये सारी चीजें तुम्हारे टिश्यू फ्लूइड में कहाँ से आ रही है, ब्लड से आ रही है, और टिश्यू फ्लूइड से फिर तुम्हारे ब्लड के सेल के, तुम्हारे टिश्यू के सेल के अंदर चली जाएगी। ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ जाएगा, बाहर आएगा, ग्लूकोज अंदर जाएगा। ये सारा जो एक्सचेंज है वो किसके बीच में हो रहा है, टिश्यू फ्लूइड के बीच में हो रहा है एंड सेल के बीच में हो रहा है, पर ये आया कहाँ से, ब्लड से आया, ठीक है। Between the blood and the cells occur through this fluid. An elaborate network of vessels called lymphatic vessels. पूरा ये जो अभी ये तो था ब्लड वेसल, बट सिमिलरली तुम्हारे पास क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स भी है, और लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, पूरा नेटवर्क तुम्हारा लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स है और वो क्या बनाएंगे, मिलके तुम्हारा लिम्फेटिक सिस्टम, एंड उसके अंदर जो फ्लूइड आता है उसको क्या बोलेंगे हम, लिम्फ। आया कहाँ से है, ये टिश्यू से ही आया है। एक्चुअली है क्या, ये टिश्यू फ्लूइड ही है, ये हमेशा याद रखो, टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ आर द सेम। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। किस टाइप का फ्लूइड है, कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, याद करो, अगर तुम लोगों को पहले वाले लेक्चर्स याद है, लिम्फोसाइट्स जो है, लिम्फोसाइट्स बनते कहाँ पे है, तुम्हारे बोन्स के बोन मैरो में बनते हैं। दो टाइप के लिम्फोसाइट्स है तुम्हारे पास, टी एंड बी, पर ये कहाँ पे काफी बार फ्लोट करते हैं, तुम्हारे लिम्फ के अंदर रहते हैं। लिम्फ के अंदर ये क्या करते हैं, दे आर एक्सपोज्ड टू पैथोजेंस। व्हाट आर एक्सपोज्ड टू पैथोजेंस, लिम्फोसाइट्स आर एक्सपोज्ड टू पैथोजेंस, और वहीं पे जाके वो क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। इससे ही क्या आता है, तुम्हारा इम्यूनिटी आता है, ठीक है, इससे तुम्हारा क्या आता है, इम्यूनिटी आता है। तो इम्यून रिस्पॉन्स में लिम्फ का फंक्शन है क्या, हाँ। लिम्फ का हेल्प है क्या, हाँ। लिम्फ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। तुम्हारे लिम्फ में बहुत सारी चीजें होती है, हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजें होती है, वेस्ट होता है, बट तुम्हारे बॉडी के अंदर जो फैट का एब्जॉर्प्शन है वो एक स्ट्रक्चर के थ्रू होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टीन। लैक्टील कहाँ होता है, जो विलाई होता है, ये क्या है तुम्हारा, विलाई। विलाई कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, उसके बीच में, तुम लोगों को ऑलरेडी पता है विलाई 10th ग्रेड से, उसके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टील। इसका फंक्शन क्या है, फैट एब्जॉर्प्शन। क्या करता है, ये फैट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। लिम्फ समझ में आ गया, कलरलेस फ्लूइड है, किसका बना हुआ है, टिश्यू फ्लूइड का बना हुआ है, किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, बहुत सारी चीजों का, बट इम्यून सिस्टम में भी, इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, और ये फैट के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है क्योंकि विलाई जो है तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है उसके बीच में क्या है, एक स्ट्रक्चर है लैक्टील, जो कि फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये कुछ नहीं है, तुम्हारे लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। ऑलराइट, तो ये तो बात हो गई बॉडी फ्लूइड्स की। नेक्स्ट हमें किसके बारे में बात करनी है, सर्कुलेटरी पाथवेज। तो अलग अलग टाइप के जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं, फिर हम देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड लास्ट में हम देखेंगे डिसऑर्डर्स एंड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंट्रोल कैसे करता है हार्ट बीट को, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अलग अलग टाइप के जो सर्कुलेटरी पाथवेज एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। याद रखो कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दो टाइप का होता है, मैंने ऑलरेडी इंट्रो में तुम्हें बताया था। एक होता है ओपन
और एक होता है क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते, ठीक है, नो ब्लड वेसल्स, ठीक है। और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। ओपन वाला किस में होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तुम्हारे आर्थ्रोपोड्स, बेसिकली तुम्हारे इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स बेसिकली तुम्हारे इंसेक्ट्स में होता है, और तुम्हारे मॉलस्क में होता है, मॉलस्क बेसिकली जो तुम्हारे शेल फिशेस होते हैं उन सब में होता है, ठीक है। ये होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है बाकी के ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, एनालीड से स्टार्ट होता है। एनालीड्स बेसिकली तुम्हारे अर्थवर्म्स वगैरह, फिर तुम्हारे बाकी के ऑर्गेनिज्म जो तुम्हारे वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें क्या रहेगा तुम्हारे उसको छोड़ के क्या बोलते हैं आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्क को छोड़ के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज रहेगा इन द हायर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अभी हमें देखना है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें जो हार्ट है कितने चेम्बर्ड का है और कौन सा ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का हार्ट है। तो अगर हम बात करें फिश की, किसकी बात करें हम? फिश की। फिश में कैसा हार्ट है? टू चेम्बर्ड हार्ट है। कैसा हार्ट है? टू चेम्बर्ड हार्ट है। फिशेस में क्या होता है? दे हैव दिस गिल्स। फिशेस के पास क्या होता है? गिल्स होते हैं। गिल्स क्या है? बेसिकली ऐसे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है जो फिश के क्या होते हैं, अगर ये तुम्हारा फिश है तो उसके माउथ के ऐसे नीचे, चीक के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? ऐसे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो फिश क्या करता है? अपना माउथ ओपन रखता है, माउथ के थ्रू क्या अंदर आता है? वाटर। और वाटर के साथ क्या क्या होता है? ऑक्सीजन भी डिसॉल्व होता है। तो ये जो वाटर है जब ये गिल्स के थ्रू पास करता है तो ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड। ऑक्सीजन जो है वो कैसे एब्जॉर्ब होगा? क्योंकि गिल्स के पास क्या होता है? ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें पूरा जो सिस्टम है तुम्हारे फिशेस में वो कैसा रहता है? तुम्हारे फिशेस में क्या हार्ट जो है उसमें दो ही चेम्बर है, एक तुम्हारा एट्रियम है, दूसरा क्या है? वेंट्रिकल है। जो गिल्स है उसके पास क्या आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। वेंट्रिकल जो होता है, वेंट्रिकल जो होता है वो बड़ा वाला जो चेंबर होता है वो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। ब्लड जब पंप होगा तो किसके पास जाएगा? गिल्स के पास। ये किस टाइप का ब्लड है? रिमेंबर जो ब्लू कलर दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे वो क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। किस टाइप का ब्लड है ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे गया? तुम्हारे गिल्स के पास। अब गिल्स में क्या है? गिल्स में पानी आ रहा है जिसमें ऑक्सीजन काफी हाई कंसेंट्रेशन में है। तो वो क्या करेगा कि जो तुम्हारे ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा। ऑक्सीजन इज डिफ्यूज एंड ब्लड कैसा हो जाता है फिर? ऑक्सीजन रिच, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। फिर वो कहाँ पे जाता है? बॉडी में जाता है। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाता है जहाँ पे जो सेल्स है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में सेंड करते हैं। फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एट्रियम में गया, ठीक है। स्टोरी सिंपल है। वेंट्रिकल से कहा गया? गिल्स में। गिल्स से डीऑक्सीजनेट होके कहा गया? बॉडी में। एंड बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा गया? एट्रियम में। एट्रियम से फिर ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में। एट्रियम के जो वॉल्स होते हैं, जो छोटा चेंबर है उसके वॉल्स क्या होते हैं? थिन होते हैं, तो वो उतने ज्यादा फोर्स के साथ पंप नहीं कर सकते। तो एट्रियम से कहा जाता है ब्लड वेंट्रिकल में, जिसके वॉल्स क्या थिक होते हैं और वो ज्यादा अच्छे से पंप कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे तुम्हारे एम्फीबियंस। कौन से आगे? तुम्हारे एम्फीबियंस, जो यहाँ पे फ्रॉग से एम्फीबियंस, ठीक है। इनमें क्या होता है? जो तुम्हारा हार्ट है वो थ्री चेम्बर्ड होता है। कैसा होता है हार्ट? थ्री चेम्बर्ड। सो एम्फीबियंस में जो हार्ट है, एक्सेप्शन तुम्हारा क्रोकोडाइल्स है जिनमें हार्ट कैसे होता है? थ्री चेम्बर्ड होता है। और इसमें क्या होता है? दो एट्रियम्स होंगे। क्या होंगे? दो एट्रियम्स होंगे और एक वेंट्रिकल होगा। सो फ्लो कैसे जाता है? सबसे पहले बॉडी से क्या हुआ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया एट्रियम में। कौन से एट्रियम में? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में गया, ठीक है। वेंट्रिकल से फिर जो ब्लड है वो तुम्हारा, जो वेंट्रिकल पंप करेगा, तो वेंट्रिकल में दोनों टाइप के ब्लड है। देयर इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड। इसमें क्या हो जाता है? ब्लड का मिक्सिंग हो जाता है क्योंकि वेंट्रिकल में पहले से ऑक्सीजनेटेड, अच्छा ठीक है समझते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल ने पंप किया और वो ब्लड कहाँ पे गया? लंग्स में गया। लंग्स में जाके ऑक्सीजनेट हुआ। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया? एट्रियम में, और एट्रियम के थ्रू वेंट्रिकल में। बट याद रखो वेंट्रिकल एक कॉमन है, एक ही वेंट्रिकल है। दे कंटेन ओनली वन वेंट्रिकल। और क्योंकि एक ही वेंट्रिकल है देयर इज मिक्सिंग। किसका मिक्सिंग हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग हो रहा है, ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों ब्लड का क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि एक ही वेंट्रिकल है। तो कि ये प्रॉपर डबल सर्कुलेशन है नहीं, इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या बोल रहे हैं हम इसको, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या होता है डबल सर्कुलेशन, वो हम बाद में समझेंगे। डबल सर्कुलेशन, ठीक है। नाउ ठीक है, ये जो है ये अब यहाँ पे नहीं लिख रही मैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रही, क्योंकि मिक्सिंग है इसको हम बोलेंगे इन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ब्लड क्या और ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड प्रॉपर्ली मिक्स हो रहा है। बट अगर हम बात करें क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स की, इनके पास होते हैं 4 चेम्बर्ड हार्ट। कैसा हार्ट होता है इनके पास, 4 चेम्बर्ड, जिसमें क्या होता है 2 एट्रियम्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। हमेशा याद रखो जो हार्ट है उसके ऊपर वाले चेम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, एट्रियम। क्या बोलते हैं, एट्रियम। और जो नीचे वाला चेम्बर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। तो 4 चेम्बर्ड हार्ट में क्या है, 2 एट्रियम है और 2 क्या है, वेंट्रिकल है। क्या है, 2 वेंट्रिकल। ये वी वेंट्रिकल, एक राइट है एक लेफ्ट है, एट्रियम भी एक राइट है एक लेफ्ट है। वेंट्रिकल का जो वॉल होता है वो यूजुअली क्या होता है, थिकर वॉल होता है। कैसा होता है, थिकर वॉल होता है कंपेयर टू एट्रियम में, ठीक है, एट्रियम में। ओके, तो 4 चेम्बर्ड हार्ट ऐसा हो गया। 3 चेम्बर्ड हार्ट में क्या हो गया, 2 एट्रियम है, 2 एट्रियम है, बट वेंट्रिकल कैसा है, एक ही है। एंड 2 चेम्बर्ड हार्ट में क्या होगा, एक एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है, उससे इसमें जा रहा है, ठीक है। अब 4 चेम्बर्ड हार्ट में क्या होता है, देखो फ्लो कैसा रहेगा। क्रोकोडाइल्स में जो फ्लो है वो थोड़ा सा सिमिलर ही होता है बर्ड्स एंड मैमल्स के, बट एक छोटा सा डिफरेंस होता है। इनके जो वेंट्रिकल्स है इनके बीच में क्या होता है, एक गैप होता है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत मिक्सिंग होती है, बहुत कम बट थोड़ी बहुत मिक्सिंग होती है। एक प्रॉपर बर्ड एंड मैमल का हार्ट जो है उसके थ्रू फ्लो कैसा होता है वो हम देखते हैं। देखो बॉडी है, बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या, वो गया सबसे पहले कहाँ पे एंटर किया, तुम्हारे राइट एट्रियम में। सबसे पहले ब्लड कहाँ पे एंटर किया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर वेंट्रिकल में जाएगा। कौन सा वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। एट्रियम ऊपर होता है, वेंट्रिकल नीचे होता है। राइट वेंट्रिकल से जब राइट वेंट्रिकल पंप करेगा ब्लड को, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे जा रहे हैं, सबसे पहले लंग्स के पास। जैसे ही लंग्स के पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, हमने पहले भी देखा था लास्ट वाले चैप्टर में, लंग्स के पास जाके ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजन रिच बन जाता है। और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है फिर कहाँ पे आएगा, तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब इसको पंप करेगा तो ये तुम्हारे एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में फैल जाएगा। एक सिमिलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है बर्ड्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट का। तो याद रखो, टू चेम्बर्ड, 3 चेम्बर्ड एंड 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमें बहुत अच्छे से समझना है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम सबसे पहले क्या समझेंगे, हार्ट का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर समझ रहे हैं हम, हार्ट का स्ट्रक्चर। याद रखो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट क्या होता है, 4 चेम्बर्ड। कैसा होता है हार्ट, 4 चेम्बर्ड। 4 चेम्बर्ड में क्या है, 2 एट्रियम है एंड 2 वेंट्रिकल्स है, ठीक है। 2 एट्रियम से 2 वेंट्रिकल से, एट्रियम्स ऊपर वाले चेम्बर्स, वेंट्रिकल्स नीचे वाले चेम्बर्स। देखो अब होगा क्या, सबसे पहले हमारा जो हार्ट है उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये तुम्हारा एट्रियम है, ये तुम्हारा वेंट्रिकल है, फिर यहाँ पे तुम्हारा एक और एट्रियम है, यहाँ पे तुम्हारा एक और वेंट्रिकल है। याद रखो ये जो पूरे स्ट्रक्चर्स है वो एक दूसरे से सेपरेट है किसी हद के, थोड़े बहुत, ठीक है, कुछ काफी हद तक सेपरेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। अब क्या होगा, ये तुम्हारा एट्रियम है, मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगी जो तुम्हें बाद में समझ में आ पाए, ठीक है। अब तुम्हें ऑब्वियसली ड्रॉ करना आना जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके, अब समझते हो क्या रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होगा, ब्लू कलर में यूज करूंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। कैसा ब्लड है ये, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इसमें ऑक्सीजन क्या है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन क्या है, कम है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज्यादा है। ये ब्लड कहाँ पे मिलेगा तुम्हें, बॉडी के अंदर मिलेगा, जब बॉडी ने ऑक्सीजन को यूज कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर डाल दिया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरली कहाँ पे होता है, जनरली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड फिर दूसरा ब्लड कौन सा है,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको मैं लिखती हूँ रेड से, ठीक है। तुम लोगों की इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मैं किससे लिख ले रही हूँ, रेड से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम है। ये कहाँ पे रहता है, आर्टरीज में। कहाँ पे रहता है, आर्टरीज के अंदर, ठीक है। ऑलराइट, अब समझते हैं इसको हो क्या रहा है। सबसे पहले क्या होगा, बॉडी से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारे एट्रियम में आएगा। ये कौन सा एट्रियम है तुम्हारा, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के अंदर तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। एक आएगा तुम्हारे इंफीरियर, इंफीरियर मतलब जो बॉडी, लोअर बॉडी से लेके आता है, इंफीरियर वेना कावा से। इंफीरियर क्यों है, क्योंकि लोअर बॉडी से लेके आ रहा है, लोअर बॉडी से लेके आ रहा है। और एक है तुम्हारा सुपीरियर वेना कावा। क्या है ये, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा जो है वो तुम्हारे हेड रीजन से लेके आता है ब्लड को। कहां से लेके आता है, हेड। पर दोनों ही कौन से ब्लड को लेके आ रहे हैं, ब्लू कलर मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहे हैं। सबसे पहले राइट एट्रियम में ब्लड गया। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, एक ऐसा एक वेल्व वाला सिस्टम होता है। वेल्व क्या होता है, बेसिकली एंट्री वे होता है, ठीक है। ये कौन सा वेल्व है, इसको बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वेल्व। अगर इसको हम देखें ऊपर से तो तुम्हें क्या दिखेगा, 3 फ्लैप्स दिखेंगे। कितने फ्लैप्स दिखेंगे, ऐसे इमेजिन करो एक पाइप है, पाइप में 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स है, 3 फ्लैप्स है। कैसे फ्लैप्स है, 3 फ्लैप्स। ये ओपन होते हैं, सिर्फ नीचे की तरफ ही ओपन होते हैं, और ये ऐसे कनेक्टेड भी होते हैं ताकि वो इन्वर्ट ना हो जाए कॉर्डी टेंडिनी से, ठीक है। ये मैं बाद में भी तुम लोगों को एक प्रॉपर एक फिगर में दिखा दूंगी। मैं अभी अपना बेस्ट ट्राई करी फिगर ड्रॉ करने का। सो राइट एट्रियम में तुम्हारा क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। राइट एट्रियम से फिर ये ब्लड कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। कैसे जाएगा, कौन सा पंपिंग होगा वो हम देखेंगे। राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उससे ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स के टुवर्ड्स। कहाँ जा रहा है ब्लड, लंग्स के टुवर्ड्स जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है ब्लड, लंग्स के टुवर्ड्स जा रहा है, पल्मनरी। पल्मनरी का मतलब ही क्या होता है, लंग्स रिलेटेड, ठीक है। पल्मनरी क्या है, ये वेन है, सॉरी पल्मनरी क्या है, ये आर्टरी है। व्हाट इज इट, पल्मनरी आर्टरी। याद रखो 2 टाइप के ब्लड वेसल्स है। जब भी हम आर्टरी की बात करें, ये कौन से ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को दूर लेके जाए, ब्लड इज टेकन अवे, और यू कुड से टेक्स अवे द ब्लड। क्या करता है, ये ब्लड को लेके जाता है, दूर लेके जाता है, टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरी का काम है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना, और वेन का काम क्या है, ब्लड को हार्ट के तरफ लेके जाना। ब्लड, और यू कुड से टेक्स ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, टेक्स। तो पल्मनरी आर्टरी क्या करेगा, पल्मनरी क्या है, आर्टरी है तो ब्लड को क्या लेके जाएगा, दूर लेके जाएगा। पर पल्मनरी है मतलब लंग्स है, तो कहाँ लेके जा रहा है, लंग्स के टुवर्ड्स। वेन जो है टेक्स ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, कहाँ लेके जा रहा है, ब्लड को हार्ट के तरफ लेके जा रहा है, टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। समझ में आया। अब पल्मनरी वेन, पल्मनरी आर्टरी है, पल्मनरी मतलब लंग्स, आर्टरी मतलब ब्लड को लेके जा रहा है हार्ट से दूर। कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लंग्स में जाके ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेट हो जाएगा, फिर वापस आएगा कहाँ पे, तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पे आएगा, तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम रिमेंबर ऊपर वाला चेंबर है। कौन लेके आएगा, क्योंकि लेके आ रहा है तो है तो ये वेन, बट कहां से लेके आ रहा है, पल्मनरी मतलब लंग से लेके आ रहा है, पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन के पास क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये आ जाता है एक्सेप्शन। नॉर्मली आर्टरी क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, बट नॉर्मली ये दिस इज जनरली। एक्सेप्शन क्या है इसमें, एक्सेप्शन है तुम्हारा पल्मनरी। पल्मनरी आर्टरी जो है वो तुम्हारा एक्सेप्शन इसीलिए है क्योंकि है तो वो आर्टरी बट कैरी क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। सिमिलरली वेन में तुम्हारा एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है तुम्हारा पल्मनरी वेन, क्योंकि वैसे तो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, पर पल्मनरी वेन क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड। वेन क्यों बोल रहे हैं फिर हम इसको, क्योंकि ये ब्लड को लेके आ रहा है हार्ट के पास। फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा, तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल एक्चुअली साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है,
लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड जाएगा कहाँ पे तुम्हारा, एओर्टा में। कहाँ पे जाएगा ब्लड, एओर्टा। एओर्टा क्या होता है, सबसे बड़ा आर्टरी होता है, बिगेस्ट आर्टरी। कौन सा होता है बिगेस्ट आर्टरी, एओर्टा। बिगेस्ट वेन कौन सा होता है तुम्हारा, वेना कावा। ठीक है, वेना कावा इज द बिगेस्ट वेन। आर्टरी में बिगेस्ट कौन सा है, बिगेस्ट तुम्हारा हो गया एओर्टा। वेन में बिगेस्ट कौन सा है, वेना कावा। वेना कावा इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट वेन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर। कुछ वेल्व्स है जो हमें पता होना चाहिए। देखो, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वेल्व है, ट्राइकस्पिड, 3 फ्लैप वाला। बट अगर हम बात करें लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, इसके पास है बाइकस्पिड वेल्व, जिसमें 2 ही फ्लैप होता है। इसको हम देखें तो कितने फ्लैप्स है, 1 2 फ्लैप्स है। इसको हम मिट्रियल भी बोलते हैं, मिट्रियल वेल्व भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सिमिलरली जो तुम्हारे एओर्टास होते हैं, जो तुम्हारे ब्लड वेसल्स होते हैं दूसरे, जैसे पल्मोनरी वेन है, इसके बीच में भी क्या है, एक वेल्व है। इनको क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वेल्व। क्या बोलते हैं इसको, सेमी ल्यूनर वेल्व। ये भी क्या है, सेमी ल्यूनर वेल्व। सेमी ल्यूनर वेल्व जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जब तुम्हारे वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहीं और जा रहा है, तो उसके पास क्या है, सेमी ल्यूनर वेल्व है। ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम तुम्हारे यहाँ पे भी लोकेटेड है। अभी हम समझेंगे कि एक्चुअली सर्कुलेशन होता कैसे। ठीक है, मैंने ओवरऑल तुम्हें बताया है, पर तुम इसको फिर भी और अच्छे से हम इसको देखेंगे। देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो ब्लड है वो कहाँ पे आता है, वेना कावा के थ्रू एट्रियम में एंटर करता है। ठीक है, वेना कावा के थ्रू एट्रियम में ब्लड एंटर करता है। ये डीऑक्सी ब्लड है। कौन सा ब्लड है, डीऑक्सी ब्लड है। ठीक है, जब वेना कावा के थ्रू जब एट्रियम में ब्लड एंटर करता है, तो दोनों के दोनों तुम्हारे एट्रियम किस में है, डायस्टोल में है। किस में है, डायस्टोल में। डायस्टोल इज व्हेन देयर इज रिलैक्स्ड स्टेट। रिलैक्स्ड स्टेट को हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल। सिस्टोल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। तो सबसे पहले इमेजिन करो, तो तुम्हारा हार्ट जो है ओवरऑल पूरा रिलैक्स्ड है। तुम्हारा ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन है। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व क्या है, ओपन है। तुम्हारा हार्ट क्या है, पूरा रिलैक्स्ड है। ब्लड सबसे पहले आएगा तुम्हारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जब वाल्व आएगा, थोड़ा बहुत ब्लड जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। बट जैसे ही तुम्हारा ये पूरा प्रोसेस हुआ, राइट एट्रियम में आके ब्लड इकट्ठा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कहाँ पे जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में भी जा रहा है। तब क्या होता है, तुम्हारे जो एट्रियम्स है, दोनों एट्रियम्स, ऊपर वाले जो हार्ट के पार्ट्स है, वो एक साथ क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। किस में चले जाएंगे, सिस्टोल में। तो सबसे पहले क्या होगा, ओवरऑल कंबाइंड सिस्टोल था। क्या था, कंबाइंड डायस्टोल था। कंबाइंड डायस्टोल के बाद क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल। मतलब एट्रियम्स जो है, दोनों के दोनों एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसकी वजह से ब्लड कहाँ पे जाता है, वेंट्रिकल्स में जाता है। किसके थ्रू जाएगा, राइट साइड में अगर देखा जाए तो फिर तुम्हारे ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू जाएगा, और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू जाएगा। बट हम एक एक करके एक साइड से देखेंगे। ठीक है, तो ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ गया, राइट वेंट्रिकल के पास आ गया। अब क्या होगा, जो तुम्हारा राइट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो तुम्हारा एट्रियम क्या धीरे धीरे डायस्टोल में जा रहा है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होगा तो वेंट्रिकल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो तुम्हारे ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, वो अभी और ओपन नहीं होंगे। तो ब्लड जो है क्या ऊपर जा पाएगा, नहीं। अब जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा। ठीक है, लंग्स में जाके ऑक्सीजनेट होगा, और फिर वापस कहाँ से आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस कहाँ पे आ जाएगा, तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से फिर ब्लड कहाँ जा रहा है, तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट फिर से करेगा, तो तुम्हारा जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो एओर्टा के थ्रू कहाँ पे जाएगा, पूरे बॉडी में। कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी में।
अब ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो पूरा प्रोसेस है, इसको कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे बॉडी में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं नोडल टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको? नोडल टिश्यू। ये जो नोडल टिश्यू है वो दो मेन स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है। एक होता है SAN, साइनोएट्रियल नोड। इसको हम पेसमेकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेसमेकर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो हम देखेंगे। और दूसरा है AVN, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, AVN ये भी होता है। जो AVN है फिर वो डिवाइड करता है। क्या करता है? दो पार्ट्स में डिवाइड करता है बाद में जाके, और क्या फॉर्म करता है? बंडल ऑफ हिस। ठीक है, AVN सबसे पहले क्या बनाता है? AV, उसके बाद वो क्या बनाता है? बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस जो तुम्हारे पूरे वेंट्रिकल में लोकेटेड होते हैं। कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? वेंट्रिकल में। ये दोनों कहाँ पे लोकेटेड है? दोनों ही एट्रियम में लोकेटेड है। कौन से एट्रियम में? राइट एट्रियम में। सो साइनोएट्रियल नोड SAN कहाँ पे लोकेटेड है? तुम्हारे राइट एट्रियम के ऊपर, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहाँ पे लोकेटेड है? ये तुम्हारे राइट एट्रियम के, कहाँ पे लोकेटेड है? राइट एट्रियम के लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे। कहाँ पे? लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे लोकेटेड है, यहाँ पे। ठीक है, ये तुम्हारा AVN है। AVN जो है वो फिर AV बंडल बनाता है और फिर वो जाके बंडल ऑफ हिस में डिवाइड हो जाता है, जो पूरे वेंट्रिकल में फिर फैल जाता है और जाके वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो स्टार्ट कैसे होता है? सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होता है? सिग्नल स्टार्ट होगा SAN से। SAN जो है वो क्या करेगा? तुम्हारे एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। फिर ये सिग्नल कहाँ पे जाएगा? AVN में, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में, और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से बंडल ऑफ हिस के थ्रू जब पूरे वेंट्रिकल में ये सिग्नल जाता है तो पहले SAN में गया, एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर इसके बाद AVN में गया और AVN ने क्या किया? पूरे वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प किया। तो सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? कंबाइंड। फिर से धीरे धीरे तुम्हारा एट्रियल डायस्टोल आएगा, फिर क्या आएगा? वेंट्रिकुलर डायस्टोल आएगा, एंड फिर ये दोनों कंबाइंड डायस्टोल में आ जाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले क्या होता है? तुम्हारा जो ब्लड है वो कहाँ पे फ्लो करता है? तुम्हारे एट्रियम में फ्लो करता है। एट्रियम में जब फ्लो करता है ब्लड तो दोनों एट्रियम में साथ में हो रहा है। चीजें याद रखो, दोनों साइड में साथ में हो रहे हैं, पर हम एक एक साइड करके देख रहे हैं। पहले जो ब्लड है वो कहाँ पे आया? तुम्हारे राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम में जब ब्लड आया तो धीरे धीरे राइट वेंट्रिकल में भी जा रहा था, बट SAN ने क्या किया? इस ब्लड को, इस पूरे एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प किया। एक सिग्नल पास किया जिसने क्या किया? एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प किया। जब एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ज्यादातर ब्लड कहाँ पे चला गया? वेंट्रिकल में चला गया। अब ये जो सिग्नल है वो AVN के थ्रू, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के थ्रू फ्लो करके, बंडल ऑफ हिस के थ्रू फ्लो करके पूरे वेंट्रिकल में फैल जाएगी। फिर क्या होगा? तुम्हारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो ब्लड है वो पल्मनरी वेन के थ्रू कहाँ पे चला, सॉरी पल्मनरी वेन के थ्रू कहाँ पे चला जाएगा? तुम्हारे लंग्स में। लंग्स में जाके वो ऑक्सीजनेट होगा और फिर इस दौरान तुम्हारा वेंट्रिकल क्या है? धीरे धीरे रिलैक्स होने लगेगा और फिर तुम्हारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेट होके कहाँ पे आएगा? तुम्हारे एट्रियम में फिर से आएगा, जब दोनों कंबाइंड रिलैक्सेशन हो गए। कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे रिलैक्स होगा जब तक वेंट्रिकल में गया। वेंट्रिकल ने फिर जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो एट्रियम तुम्हारा रिलैक्स हो चुका है। फिर जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड चला गया, फिर वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया। अभी दोनों रिलैक्स हुए तो फिर ब्लड वापस आएगा। इस तरीके से पूरा तुम्हारा कार्डियक साइकिल जाता है। सो कार्डियक साइकिल आई होप तुम्हें समझ में आया है। सबसे पहले क्या होने वाला है? कंबाइंड तुम्हारा सिस्टोल होने वाला है। देखो कार्डियक साइकिल जो है वो अराउंड 0.8 सेकेंड्स तक लास्ट करता है। कितने सेकेंड्स तक लास्ट करता है? 0.8 सेकेंड्स तक लास्ट करता है। दिस इज द लेंथ ऑफ द कार्डियक साइकिल। ठीक है, जब कार्डियक साइकिल एक होता है तो एक स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं जिसको, जो कि है अबाउट 70 ml। तो तुम्हारा जो ब्लड है, कितना ब्लड एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड गया? 70 ml ब्लड गया। बट जो तुम्हारा जो पूरा हार्ट है वो कितने बार बीट करता है? अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है। तो अगर हम कैलकुलेशन करें
0.8 सेकेंड में 70 ml, मतलब एक हार्ट बीट में 70 ml इंटू 72 टाइम्स। सो अबाउट, अगर एक ह्यूमन एडल्ट मेल की बात करें तो 5 लीटर्स या फिर 5000 ml ऑफ ब्लड जो है वो तुम्हारा क्या है, कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट है। मतलब तुम्हारे हार्ट ने एक मिनट में बीट करके कितने ब्लड को सर्कुलेट किया, 5 लीटर ब्लड को सर्कुलेट किया, क्योंकि वो 72 टाइम्स बीट किया उसने एक मिनट में, और हर एक टाइम जब बीट किया तो 70 ml ब्लड उसने पर बीट प्रोड्यूस किया। तो ओवरऑल 5000 ml या फिर 5 लीटर ब्लड सर्कुलेट होता है। ये जो कार्डियक आउटपुट है, इट कैन बी चेंज्ड। Why can it be changed? It can be changed because तुम क्या कर सकते हो, अपने हार्ट बीट को चेंज कर सकते हो। जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड। और सेकेंडली तुम क्या कर सकते हो, हार्ट बीट को भी चेंज कर सकते हो, तुम्हारे स्ट्रोक वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते हो। इसकी वजह से ओवरऑल जो आउटपुट है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है इन अ कार्डियक साइकिल। ठीक है, सो कार्डियक साइकिल का अगर हम देखें 0.8 सेकेंड्स का टोटल ड्यूरेशन है। सिस्टोल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल क्या होता है, रिलैक्सेशन। ठीक है, कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, हार्ट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था तुम्हारा 70 ml इनटू हार्ट रेट क्या था तुम्हारा 72 टाइम्स, अराउंड 5 लीटर पर मिनट का तुम्हारा कार्डियक आउटपुट होता है। अब देखो, जब तुम्हारे हार्ट का एक बीट होता है तब दो टाइप के साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं लब। लब साउंड जो है वो कब प्रोड्यूस होता है, जब तुम्हारे एवी वेल्व्स क्लोज होते हैं। एवी वेल्व्स मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व है। एवी वेल्व मतलब एट्रियम, और यू कुड से वेल्व बिटवीन atrium, valve between the atrium and ventricle। इन दोनों के बीच में जो वेल्व है, जब वो क्लोज या ओपन होता है तब लब साउंड प्रोड्यूस होता है। और डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब सेमिल्यूनर वेल्व्स क्लोज होते हैं। ठीक है, सेमिल्यूनर वेल्व्स कब क्लोज होंगे, जब तुम्हारे हार्ट से ब्लड दूर जा रहा होगा। ठीक है, सो पल्मनरी आर्टरी, जो पल्मनरी वेन है, जब वो ब्लड को लेके आ रहा होगा तब सेमिल्यूनर वेल्व जो है वो ओपन होगा। बट जब तुम्हारा ब्लड जो है वो पल्मनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा होगा लंग्स के टुवर्ड्स, तब वेल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। वेल्व का मेन फंक्शन होता क्या है, वेल्व का फंक्शन क्या होता है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड का बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वेल्व प्रेजेंट होते हैं। दे अलाउ flow of blood in only one direction, flow of blood in only one direction, एक ही डायरेक्शन में ब्लड के फ्लो को अलाउ करते हैं। ठीक है, तो अगर तुम इसको देख सकते हो तो फिर ओवरऑल जो है ब्लड का फ्लो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। तो जब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ गया तो वेंट्रिकल ने जब पंप किया तो वो वापस एट्रियम में जा सकता था। उसको किसने प्रिवेंट किया, तुम्हारे ट्राइकस्पिड वाल्व ने प्रिवेंट किया, क्योंकि वो क्लोज हो जाएंगे। फिर सिमिलरली जब तुम्हारे वेंट्रिकल ने पंप किया तो प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो कहाँ गया, तुम्हारे पल्मनरी आर्टरी के थ्रू तुम्हारे लंग्स की टुवर्ड्स ब्लड जा रहा था। बट जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते तो क्या वो वेल्व वापस आके ब्लड वापस आके वेंट्रिकल में आ सकता था, हाँ, पर उसको कौन प्रिवेंट करेगा, सेमिल्यूनर वेल्व। ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा प्रॉपर कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल को हम ईसीजी के थ्रू भी समझ सकते हैं, ईसीजी के थ्रू भी समझ सकते हैं। इसमें मल्टीपल एक ग्राफ बनता है। तो ईसीजी का पूरा फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि तुम्हारे पूरे कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। इसको स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हार्ट नॉर्मली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें जो पी वेव है, पी वेव किसको इंडिकेट करता है, जब तुम्हारा एट्रियम जो है, एट्रियम जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो पी वेव को शो करता है, पी वेव दिखता है हमें। ये बेसिकली क्या है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन मतलब तुम्हारा सिस्टोल। ठीक है, जो तुम्हारा क्यू आर एस वेव है, जो क्यू आर एस जो सबसे बड़ा वेव है, वो किसको दिखा रहा है, वेंट्रिकुलर
सिस्टोल को। ठीक है, जब तुम्हारे वेंट्रिकल्स दोनों के दोनों तुम्हारे दोनों के दोनों जो वेंट्रिकल्स है जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो तुम्हें ये पूरा वेव मिलता है। ठीक है, क्यू जो पॉइंट है वहां से वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है और फिर वो खत्म हुआ है तो फिर आते हैं हम टी में। जो टी वेव है वो किसको दिखा रहा है? टी वेव दिखा रहा है जब तुम्हारा वेंट्रिकल का डायस्टॉल स्टार्ट हो गया है। ventricular diastole has started. Ventricular diastole has started. तो किस सेक्शन का क्या काम है, उससे हमें क्या सेक्शन क्या इंडिकेट करता है, उससे हमें क्या समझ में आता है ओवरऑल हार्ट बीट जो है वो कैसे दिखती है। तो ये इंडिकेट करता है किसको? एक हार्ट बीट को इंडिकेट करता है। ठीक है, सो QRS जो है, अगर तुम नंबर ऑफ QRS काउंट करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि एक मिनट में कितने बार हार्ट बीट हो रहा है। ठीक है, सो नंबर ऑफ QRS waves per minute will give you the हार्ट बीट। कैसे हार्ट बीट कर रहा है उसका तुम्हें रेट मिल जाएगा। इसको स्टडी करके तुम देख सकते हो कि हार्ट नॉर्मली बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर आ जाती है तुम्हारी बात डबल सर्कुलेशन की। अब देखो डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, तुम्हारी बॉडी जो है वो जब ब्लड को सर्कुलेट करे, क्योंकि तुम्हारे पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है, तो जो बॉडी है उसमें सर्कुलेशन 2 पार्ट्स में होता है। एक पार्ट को हम बोलते हैं तुम्हारा पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं तुम्हारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये तुम्हारी बॉडी जो है वो 2 पार्ट में सर्कुलेशन होती है। देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसकी वजह से क्या होता है? बिकॉज देयर इज नो मिक्सिंग, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस। जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है ब्लड में जो कि सेल को मिल रहा है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एनर्जी जो है, एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ेगा। एनर्जी का क्या बढ़ेगा? प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। इसीलिए वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर कौन सा वाला सर्कुलेशन होता है? डबल सर्कुलेशन होता है, ताकि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो मीट हो पाए। बिकॉज ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हम ज्यादा रख पाएंगे, और वो क्यों रख पाएंगे? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी मिक्स नहीं हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है? देखो, जो तुम्हारे बॉडी पार्ट्स है उससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे एंटर करता है? तुम्हारे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारे लंग्स में जा गया। तो पूरा राइट साइड क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर तुम्हारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू तुम्हारे हार्ट में आया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू तुम्हारे बॉडी में। तो क्या हार्ट में कभी भी ब्लड मिक्स हुआ? नहीं। बट हार्ट में जो ब्लड है वो 2 बार आया और 2 बार एग्जिट किया। 2 बार कैसे आया? एक बार राइट एट्रियम में आया और एक बार राइट वेंट्रिकल में आया। 2 बार हार्ट के अंदर ब्लड आया है और 2 बार एग्जिट कर रहा है, एक राइट वेंट्रिकल के थ्रू, एक लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू एग्जिट कर रहा है। सो जो ब्लड है, ब्लड circulates through the heart in 2 cycles। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है। अभी एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, जो तुम्हारे ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर है। देखो, जो तुम्हारे ब्लड वेसल है, तुम्हारे 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, वेन, कैपिलरीज एंड आर्टरीज। आर्टरीज जो है उनमें अगर तुम देखो तो 3 लेयर्स है। क्या है? 3 लेयर्स है। एक तुम्हारा सबसे अंदर वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं एंडोथीलियम। ठीक है, फिर तुम्हारा मिडिल वाला जो लेयर है, मसल वाला मिडिल लेयर है, मस्कुलर जो मिडिल लेयर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, मिडिल वाला। और बाहर वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्नल। ठीक है, तो 3 लेयर है। अगर तुम एट्रियम आर्टरीज को देखो तो तुम्हें कितने लेयर्स मिलते हैं? 3 लेयर्स मिलते हैं ओवरऑल। एक होता है बीच वाला जो लेयर है, वो क्या होता है? मस्कुलर लेयर होता है,
अंदर वाला लेयर तुम्हारा एंडोथेलियम है, बाहर वाला लेयर तुम्हारा जो ओवरऑल ऊपर की कवरिंग है, बीच में जो है तुम्हारा ल्यूमन है। ल्यूमन जो होता है आर्टरी का वो क्या होता है, नैरो ल्यूमन होता है, ज्यादा बड़ा ल्यूमन नहीं होता है, नैरो ल्यूमन। एंड वेन का ल्यूमन क्या होता है, बड़ा होता है, ल्यूमन इज बिगर, बिगर। दोनों में क्या स्मूथ मसल्स होगा, हाँ, पर ज्यादा किस में होता है स्मूथ मसल्स, तुम्हारे आर्टरीज में क्या होता है, मोर, इट इज मोर, बिकॉज आर्टरी में जो ब्लड है वो ज्यादा प्रेशर के साथ आ रहा है, तो उसको ज्यादा मसल वाले लेयर की जरूरत है ताकि वो उस प्रेशर को सस्टेन कर पाए, उसको इंडोर कर पाए। कैपिलरीज में क्या होता है, बहुत ही सिंगल एपिथेलियल लेयर की सेल की लेयर होती है, एक ही लेयर होती है ताकि इजीली एक्सचेंज हो पाए। वेन में एक और चीज होता है, वेन्स आल्सो कंटेन वेल्व्स, ताकि वेन जो है तुम्हारे ब्लड को हार्ट के टुवर्ड्स लेके आ रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट भी लेके आते हैं, तो उसमें भी बैक फ्लो हो सकता है कि हाँ, तो इनके पास भी क्या होता है, वेल्व होता है जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा। आर्टरीज में वेल्व होता है कि नहीं, क्योंकि आर्टरीज तो हार्ट से लेके जा रहे हैं ब्लड को, तो एक अच्छे खासे प्रेशर में आता है, तो फिर वेल्व की जरूरत नहीं है। अब जो ये पूरा जो हार्ट बीट है उसको रेगुलेट कौन करता है, देखो कार्डियक एक्टिविटी जो है वो तुम्हारे मेड्यूला ऑब्लंगाटा में एक सेक्शन होता है जो कि उसको एक तरीके से मॉडरेट करता है, पर इसमें दो मेन चीजें हैं जो काम आती है, विच इज योर SAN, ठीक है। जो नोडल टिश्यू है किसका बना हुआ है, एक तरीके से ये नोडल टिश्यू का बना हुआ है, ये तुम्हारे पूरे कार्डियक एक्टिविटी को कहीं ना कहीं रेगुलेट करती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, पेस मेकर भी बोलते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे पूरे एक्टिविटी को क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है। तो होता क्या है, तुम्हारे SAN में दो टाइप के न्यूरल फाइबर्स है, एक है तुम्हारे सिंपैथेटिक नर्व्स, सिंपैथेटिक नर्व्स, और एक होते हैं तुम्हारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। कैसे होते हैं, पैरा सिंपैथेटिक, दो टाइप के नर्व्स होते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। अब होता क्या है, जो सिंपैथेटिक नर्व्स है वो क्या कर सकते हैं, हार्ट का जो रेट है, हार्ट रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो अगर तुम डेंजर वाले सिचुएशन में, तुम्हारे बॉडी में एड्रेनलिन का लेवल ज्यादा है, तो सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करेंगे, जाके तुम्हारे हार्ट के रेट को इंक्रीज करेंगे। कैसे इंक्रीज करेंगे, तुम्हारे साइनोएट्रियल नोड को स्टिमुलेट करके वो क्या करेगा, हार्ट के रेट को इंक्रीज करेगा। रिमेंबर साइनोएट्रियल नोड से ही स्टार्ट होता है जो सिग्नल है, बाद में एवियन में जाता है, एट्रियोवेंट्रिकल नोड में बाद में जाता है। सो सिंपैथेटिक नर्व क्या करेंगे, हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे। पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करते हैं, हार्ट रेट को डिक्रीज करते जब तुम रिलैक्स कर रहे होते हो, ठीक है। इसका जो पूरा सिग्नल है वो कहाँ से एक तरीके से कोऑर्डिनेट होता है, ये तुम्हारे मेड्यूला ऑब्लंगाटा में एक सेक्शन होता है, ठीक है, जो इसको रेगुलेट करता है। बट एक और चीज याद रखो, जो SAN है तुम्हारे हार्ट में ही है, कहाँ पे है, ये तुम्हारे हार्ट में ही है, इसलिए हम बोलते हैं, क्योंकि हार्ट वाला एक स्ट्रक्चर तुम्हारे हार्ट को रेगुलेट कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं हार्ट के अंदर ही प्रेजेंट है, तो ये ऑटो रेगुलेटेड है। हार्ट कैसा है, ऑटो रेगुलेटेड, खुद से ही रेगुलेट हो रहा है, ठीक है। बट एक सेंट्रल होता है स्पेशल मेड्यूला ऑब्लंगाटा में, जो कि हार्ट के SAN को भी सिग्नल्स पहुंचा सकता है। मेड्यूला ऑब्लंगाटा कहाँ पे प्रेजेंट है, ये तुम्हारे ब्रेन में प्रेजेंट है एक सेक्शन, जो कि तुम्हारे SAN को सिग्नल दे सकता है, जिसकी वजह से हार्ट का रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, ठीक है। बट हार्ट क्या ऑटो रेगुलेटेड है, खुद से ही रेगुलेट हो रहा है, क्योंकि उसी के अंदर का एक स्ट्रक्चर जो उसको उसके हार्ट बीट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, इसलिए हम हार्ट को क्या बोलते हैं, मायोजेनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटो रेगुलेटेड है इसलिए हम इसको मायोजेनिक भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया रेगुलेशन ऑफ हार्ट, जो कंडक्शन है स्पीड का वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, और इसीलिए कार्डियक आउटपुट भी क्या हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज। एड्रीनल हार्मोन जो है वो एक तरीके से इसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है, तो ये किसके थ्रू रेगुलेट भी होता है, एड्रीनल हार्मोन्स के थ्रू। एड्रीनल हार्मोन्स जो है उसको ऊपर नीचे करने में हेल्प करते हैं, जैसे तुम्हारा एड्रेनलिन जो है वो एड्रीनल हार्मोन है जो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये हो गया रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। नेक्स्ट होता है सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है हार्ट में, आजकल तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स काफी आ गई है हार्ट में, जिसकी वजह से अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं। सबसे कॉमन है हाई ब्लड प्रेशर। देखो तुम्हारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120 और 80। 120 कब होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हार्ट, ठीक है, जब सिस्टोल में है, और 80 कब होता है, जब ये
डायस्टॉल में रहता है, ठीक है। तो ये जो हार्ट प्रेशर है, डायस्टोलिक हार्ट प्रेशर कितना होता है 80 और सिस्टोलिक कितना होता है 120। ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। बट कंसिस्टेंटली अगर एक पर्सन का हार्ट बीट ज्यादा है 140 90 के अराउंड है या फिर उससे ज्यादा है, तो हम बोलेंगे इसके पास क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। तो मैंने सुना होगा हाई बीपी, विच इज व्हाट, हाई ब्लड प्रेशर, ऑल्सो नोन एज हाइपर टेंशन। क्या बोलते हैं इसको, और हाइपर टेंशन, ठीक है। इससे क्या होता है, ओवर टाइम बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज हो सकता है, क्योंकि हाई प्रेशर में ब्लड अगर सारे ऑर्गन्स को मिल रहा है, इट कैन क्रिएट डैमेज। नेक्स्ट डिजीज है या फिर डिसऑर्डर है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, इसको अरिथ्रोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरिथ्रोस्क्लेरोसिस। इसमें जो ब्लड वेसल्स है जो कि ब्लड सप्लाई कर रहे हैं हार्ट को, देखो हार्ट एक मसल है, उसको भी ब्लड की जरूरत है। जो हार्ट को जो ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, उनमें अगर किसी टाइप का डिपॉजिशन है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या फिर किसी टाइप का कैल्शियम या फिर फैट्स, ये सब जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट होता है, ब्लड फ्लो कम होगा क्योंकि ब्लॉकेड्स बन गए हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, आर्टरीज नैरो हो जाती है, ब्लड कम पहुंचता है हार्ट को, और इसको हम बोलते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज और अरिथ्रोस्क्लेरोसिस। फैट, कोलेस्ट्रॉल या फिर कैल्शियम आयंस का डिपॉजिशन की वजह से जब आर्टरीज छोटी हो जाती है, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ब्लड सप्लाई, किसको ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुई है, ब्लड सप्लाई डिक्रीजेस टू हार्ट। हार्ट को ही कम ब्लड मिल रहा है तो वो अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे हम अरिथ्रोस्क्लेरोसिस। दूसरा एक प्रॉब्लम होता है एंजिना। एंजिना क्या होता है, चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन किस वजह से हो रहा होता है, काफी बार जो होता है ओवरऑल तुम्हारे हार्ट को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ठीक है। किसको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हार्ट के मसल को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने में डिफिकल्टी होती है, जिसकी वजह से हार्ट पेन होता है। और इससे ब्लड फ्लो ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्ट होगा। अगर हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो ब्लड फ्लो भी रिस्ट्रिक्ट होगा। एंड ये अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, पर ज्यादातर ओल्ड एज में ये ज्यादा होता है एंजिना। डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है, डिसऑर्डर्स तुम्हें याद होने चाहिए। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। देखो हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो हार्ट है इट इज नॉट पंपिंग ब्लड प्रॉपरली। ब्लड जो प्रॉपरली पंप नहीं हो रहा है, इसलिए पूरे बॉडी को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल रहा है, ठीक है। हार्ट फेलियर मींस द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट्स नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। बॉडी को जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड नहीं मिल रहा है, हार्ट प्रॉपरली बीट नहीं कर रहा है, प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा है। इसका जो सेम, ये जो है इट इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट, नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। ये जो है अगर ऐसा होता है, हार्ट फेलियर होता है, तो इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हो सकता है एंड इससे तुम्हारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स क्या धीरे धीरे इफेक्ट होंगे। इसका एक बहुत कॉमन सिम्टम है कंजेशन ऑफ द लंग्स, क्योंकि जो लंग्स है वो एक तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि उसको इनफ ब्लड नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इनफ ऑक्सीजन जो है वो उसमें जा नहीं रहा है। ओवरऑल तुम्हारे पूरे बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। कंजेशन ऑफ लंग्स के एक तरीके का सिम्टम है हार्ट फेलियर का। हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में जो है हार्ट वो बेसिकली अच्छे से पंप कर ही नहीं पाता है, काइंड ऑफ कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जिससे हार्ट काइंड ऑफ डैमेज हो जाता है, ठीक है। हार्ट फेलियर जो है वो अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकता है, बस ब्लड प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो रहा है। ये था तुम्हारा सर्कुलेटरी डिसऑर्डर। रेगुलेट कैसे होता है, सर्कुलेशन में डिसऑर्डर्स क्या आ सकते हैं, ओवरऑल प्रोसेस क्या है, ईसीजी क्या है, किस टाइप का ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो हमने कवर किया। सिंपल सा चैप्टर, एक बार अच्छे से रीड करो इस लेक्चर के बाद एनसीईआरटी को, तुम्हें सारा चीज समझ में आ जाएगा। अभी हम स्टार्ट करें किसके साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईआईटी 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तुम्हें क्या करना है, ट्राई करना है एंड एक बार आंसर लॉक करके मुझे कमेंट करके बताओ कितने करेक्ट आए। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, याद रखो ये कौन सा है, वो RH एंटीजन वाला पॉजिटिव, RH नेगेटिव मदर जब होती है, RH नेगेटिव मदर वाला केस है। बोला ये दिस कैन बी अवॉइडेड बाय, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी RH एंटीबॉडीज टू RH पॉजिटिव वुमेन। याद रखो ये किस में होता है, RH नेगेटिव मदर में होता है, तो ये करेक्ट होगा क्या, नहीं। RH पॉजिटिव मदर, नो। ये क्या है, RH नेगेटिव, यहाँ पे माइनस नहीं आया, RH नेगेटिव वुमेन में हो सकता है। अब बिफोर या आफ्टर उसकी बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी RH एंटीबॉडीज टू RH नेगेटिव वुमेन बिफोर हर फर्स्ट प्रेगनेंसी। बिफोर हर फर्स्ट प्रेगनेंसी देके क्या करेंगे, तब तक तो एंटीबॉडी बनी ही नहीं है। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ही जब वो एक्सपोजर होगा तभी तो एंटीबॉडीज बनेगी, उसके अगेंस्ट ही हम दे सकते हैं एंटी
RH antibodies, right? So administering anti-RH antibodies to a RH negative mother after her first RH positive child. जब RH positive child हुआ पहला, तभी इसकी जरूरत बनेगी, क्योंकि इसी के बाद क्या बनेगा? एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन। अगर RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी ही नहीं, तो फिर क्या हमें इस एंटीबॉडी को देने की जरूरत है? एंटी RH एंटीबॉडी को नहीं। तो डी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 2018 में आया हुआ है। ये पिछले चैप्टर से भी रिलेटेड है, ठीक है। पिछले चैप्टर में हमने ये पूरा कर्व देखा था जो हमें बताता है कि हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन लेवल है वो कैसे चेंज होता है ड्यू टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2। याद रखो, जितना PO2 ज्यादा होगा उतना हीमोग्लोबिन, या फिर इसको HB से भी हम डिनोट करते हैं, उसका जो बाइंडिंग है, HB का बाइंडिंग विद ऑक्सीजन इंक्रीजेस, ठीक है, जितना ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। इन द गिवन ग्राफ कर्व्स A, B and C रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन उतना ज्यादा हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बाइंड करेगा, बट एक लेवल पे जाके वो सैचुरेट हो जाएगा। तो तीनों कर्व तो सेम ही दिख रहे हैं। इफ कर्व A रिप्रेजेंट्स अ कंडीशन ऑफ ब्लड इन रेगुलर आर्टरी, कौन सा है कर्व A? कौन सा है? ये वाला। इसमें क्या है? रेगुलर आर्टरी। रेगुलर आर्टरी में कैसा होता है? इस टाइप का कर्व होता है। देन प्लीज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। कर्व C रिप्रेजेंट ब्लड प्रेजेंट इन राइट वेंट्रिकल। देखो, ये कर्व ऊपर कब जाएगा? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा मतलब ज्यादा हीमोग्लोबिन ने बाइंड किया हुआ है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। कर्व C रिप्रेजेंट ब्लड प्रेजेंट इन राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। क्या उसमें ज्यादा ऑक्सीजन सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन होगा? नहीं होगा। कर्व C रिप्रेजेंट ब्लड प्रेजेंट इन लेफ्ट वेंट्रिकल। कर्व C ऊपर है तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में हो सकता है। आगे देखते हैं। कर्व B रिप्रेजेंट ब्लड प्रेजेंट इन पल्मोनरी वेन। कर्व B जिसमें कम हीमोग्लोबिन है, तो क्या वो पल्मोनरी वेन में होगा? नहीं, पल्मोनरी वेन में तो ऑक्सीजनेटेड होता है, राइट। तो वो कम कैसे हो सकता है? वो कम तो नहीं हो सकता, तो ये भी रॉन्ग है। कर्व B रिप्रेजेंट ब्लड प्रेजेंट इन लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में कर्व B नहीं हो सकता क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन ज्यादा होगा, तो ये भी रॉन्ग है। हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? जो सी कर्व है जिसमें ज्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेटेड है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, जहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। बी जो है उसमें तो कम हो रहा है ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो क्या वो ऑक्सीजनेटेड की जगह होगा? नहीं, डी ऑक्सीजनेटेड की जगह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 2019 का क्वेश्चन है, इससे पहले वाला 2018 का था, तो ऑलमोस्ट 3 साल रेगुलरली क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे ECG से रिलेटेड है। ECG का जो कर्व है, क्वेश्चन देखते हैं। द डायग्राम बिलो शोज अ टिपिकल ECG इफ द AV नोड इज नॉट फंक्शनल। याद करो, AV नोड जो है वो क्या करता है? तुम्हारे S जो साइनोएट्रियल जो नोड है, ठीक है, SAN से एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड तक लेके जाता है। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में गया, उसके बाद AV नोड आया, ठीक है। Which of the following options correctly represent the changes seen in ECG? P wave will sustain longer with smaller amplitude. QRS complex will be absent. The T wave will sustain longer with smaller amplitude. The distance between P and QRS will be smaller. QRS complex will be absent. क्योंकि अगर AV node exist नहीं कर रहा है तो ventricles जो है उन तक सिग्नल नहीं पहुंचेगा, क्योंकि AV नोड क्या करता है? AVN जो नोड है उससे वेंट्रिकल्स तक लेके जाता है सिग्नल, ताकि वेंट्रिकल्स जो है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। अगर वेंट्रिकुलर, ये जो सेक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकुलर या वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन को। तो अगर सिग्नल गया ही नहीं AV नोड के थ्रू, तो क्या वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। QRS कॉम्प्लेक्स विल बी एब्सेंट। 2022 का क्वेश्चन है। 2022 में क्या आया था? लिम्फ इज एन इंपॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें चूज करना है अबाउट द लिम्फ। इट रिमेन्स एज एन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड इज नेवर पुट बैक इनटू सर्कुलेशन। ये तो गलत है। इट इज एक्चुअली नेवर गलत है, क्योंकि हमारे लार्ज वेन्स में वो जाता है वापस। इट इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड
generated by passage of liquid between the cells of the capillaries. ओके, सो कैपिलरीज के सेल्स के बीच में से जाके ये फॉर्म होता है, काइंड ऑफ करेक्ट है. इट इज कलरलेस ट्रू. इट हैज सिमिलर मिनरल कॉम्पोजिशन एज ऑफ प्लाज्मा. ये भी करेक्ट है. तो हमें रॉन्ग वाला स्टेटमेंट देखना है, ठीक है. एक रॉन्ग मिल गया, बस देख रहे हैं हम सारे स्टेटमेंट्स. फैट डाइजेस्टेड इन द इंटेस्टाइन इज एब्सॉर्ब थ्रू द लिम्फ. ये तीनों क्या है, करेक्ट है. रॉन्ग क्या हो गया तुम्हारा, ए वाला. It is never put into circulation. It is actually put into circulation because it goes to the vein. Large veins में जाके वो merge होता है, तो obviously होता है, ठीक है. ये हो गया तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन 2022 का, ठीक है. याद रखो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस आए हुए हैं, इससे पहले क्वेश्चंस आए 2-3 साल रेगुलरली, तो इसका मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, फिर से आ सकता है, क्योंकि इससे बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं. AB ग्रुपिंग RH नेगेटिव जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है वो इंपॉर्टेंट है. तुम्हारे ABO ब्लड ग्रुपिंग की बेसिस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ECG की बेसिस पे क्वेश्चन बन सकता है, जो नोट्स है उसकी बेसिस पे क्वेश्चन बन सकता है, एंड जो डिसऑर्डर्स है उसकी बेसिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो अच्छे से पढ़ो, एक बार पढ़ो इसको, 1-2 बार रिवाइज करो, क्वेश्चंस को रीड करो. प्रॉपर प्रोसेस है, तो तुम खुद से समझो कि तुम्हें आया है कि नहीं. खुद से एक बार बना के देखो कि ओवरऑल सर्कुलेशन तुम एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है. इस चैप्टर को अगर तुम्हें अच्छे से ट्राई करना है एक बार, तो जाके तुम जो मॉक है, चैप्टर वाइज मॉक है बायोलॉजी में, उसमें तुम्हें ये चैप्टर दिखेगा. इट विल ओपन आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम के बाद ओपन होगा. तो अच्छे से रिवाइज करने के बाद इस चैप्टर को अटेम्प्ट करो. जैसे तुम्हें समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में दूसरे चैप्टर्स की टॉपिक्स भी इंक्लूडेड है, तो इसीलिए सारे चैप्टर्स को इन ऑर्डर जो है तुम अच्छे से रिवाइज करो. मैंने एक तरीके से पढ़ा है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पढ़ा है, उसका एक रीजन है. तो अच्छे से उस सीक्वेंस में जाके इसको पढ़ो एंड उसके चैप्टर वाइज मॉक दो. तुम्हें समझ में आता रहेगा कि कितना इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है. उसके बाद हमारे जो क्यूमुलेटिव टेस्ट आने वाले हैं, क्यूमुलेटिव टेस्ट जो है वो क्या होगा कि मल्टीपल चैप्टर्स जो है उसका एक यूनिट बना के उससे हमने क्वेश्चंस दिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पूरे यूनिट का तुम्हारा कितना स्ट्रेंथ है, तुम्हें कितने चीज समझ में आया, वो तुम्हें इससे समझ में आएगा. एंड स्ट्रेटेजिक मॉक जो है वो तुम्हें बताएगा कि पूरा जो 11th है या पूरा जो 12th है वो तुम्हारा कितना स्ट्रांग है. इससे तुम्हारा रिविजन हो रहा है मल्टीपल टाइम. चैप्टर वाइज मॉक दिया तुमने, क्यूमुलेटिव दिया, स्ट्रेटेजिक दिया, 3 टाइम तुम रिवाइज कर चुके हो. रिविजन एट दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो टॉपिक तुम्हें आता है वो अच्छे से रिवाइज होना बहुत जरूरी है, तभी क्वेश्चंस अच्छे से बन पाएंगे, तभी तुम्हें चीजें याद रह पाएंगे, स्पेशली बायोलॉजी में. एंड याद रखो, बायोलॉजी ही रैंक देने वाला है तुम्हें. अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है तो बायो के बिना तुम नहीं जा सकते. तो बायो के जो कंसेप्ट है वो रिविजन से ही आते हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें तुम्हें याद रखनी होती है. तो आके चैप्टर वाइज के बाद क्यूमुलेटिव के बाद स्ट्रेटेजिक मॉक है, एंड देन फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज धीरे धीरे ओपन होते ही रहेंगे, जो तुम्हें देने हैं. आइडिया तुम्हें लग जाएगा कि एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से आते हैं, तुम्हारा रिवीजन कितना स्ट्रांग है, किस टॉपिक में तुम्हें ज्यादा फोकस करना है. तो अच्छे से पढ़ाई करो, ज्यादा टाइम नहीं बताए, स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करो, एक प्रॉपर रिवीजन के टर्म से पढ़ाई करो. रिवीजन ही एक्चुअली एक डिफरेंस क्रिएट करेगा. बायो में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट बायो यू कैन नॉट क्रैक IIT विद अ गुड स्कोर. अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए बायो नेसेसरी है. सारे JEE एस्पिरेंट जो है वो डरते हैं बायो से, बट तुम्हारे लिए जो लेक्चर सीरीज है, अगर तुम इसको अच्छे से फॉलो करते हो, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इजी तरीके से मैंने इसमें तुम्हें सारी चीजें बताई है. जो इंपॉर्टेंट चीजें वो पहले बताई है. प्रॉपर्ली जाके मॉक टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करो. रिमेंबर, यही चीज या तो तुम्हें एक अच्छा रैंक दिलाएगी या तो फिर उससे तुम्हें दूर लेके जाएगी, क्योंकि बिना रिविजन के कोई भी चीज नहीं हो सकती. स्पेशली बायो बिना रिविजन के नहीं हो सकती. इनफैक्ट कोई टेस्ट बिना रिविजन के क्रैक नहीं हो सकता, ठीक है. सो सिंस यू आर हियर, आई थिंक अगर तुमने ये पूरे लेक्चर को एंड तक देखा है तो IIT के थ्रू तुम IISER तक पहुंच जरूर जाओगे. एंड आई थिंक वी विल सी यू सून इफ यू कम इन पुणे. IISER पुणे में अगर तुम आते हो तो हम जरूर मिलेंगे. याद रखो, अगर तुम एंड तक लेक्चर देख रहे हो, प्लीज प्रॉपर्ली इसको रिवाइज करो, क्वेश्चंस को ट्राई करो. मॉक टेस्ट जो है एक इन्वेस्टमेंट है तुम्हारी तरफ से, जो तुम्हें एक्चुअली उस बॉर्डर को, इस गेट को क्रॉस करने में हेल्प करेगा, ठीक है. IIT का जो गेट है उसके अंदर जाके तुम्हें IISER मिलने वाला है, और वो तभी हो पाएगा जब एक तुम प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी के साथ अपने प्रोग्रेस को देखते हुए चलो, ठीक है. सो ऑल द बेस्ट. मैं तुम लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में. ह्यूमन फिजियोलॉजी हम कर रहे हैं, पूरे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है. अच्छे से इन लेक्चर्स को पूरा देखो, जितने लेक्चर्स हो चुके हैं उसको पूरा देखो, रिवाइज करो, क्वेश्चंस ट्राई करो. तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम.